चली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए। हाँ हाय, अगर ये संडे रोज़ संडे हो तो कितना मज़ा आए ना। मैं सोती रहूँ, कोई काम ही ना करना पड़े, लेकिन ये सब ख्वाब है, ऐसा हो नहीं सकता। ओहो पल्ले वालो, क्या हाल है? सलाम जी, ठीक है, खैरियत से? क्या कर रहे हैं? अंडा पराठा बनाया, मुझे भी बिजली दो। बिजली सफाई कर रही हो या फिर अपनी दुनिया में गुम हो? कर रही हूँ, काम ही कर रही हूँ, और क्या कर रही हूँ। उनको तो हर वक्त काम की लगी रहती है केला मैं खा लेती हूँ। ये यहाँ क्यों फेंका है? क्या हुआ? लग गई बिजली, क्या हुआ? ये केले के छिलके यहाँ किसने गिराए? बिजली मेरा ना लक टूट गया है, मेरी घुटने पे भी लगी है। अच्छा, लक मतलब कमर? हाँ मेरी कमर तो लग गई है। बैठो। हाँ बैठो। इतनी कोई नाजुक सी कमर है, ये क्या है? ओह गॉड बाजी जी, नाजुक सी कमर है, क्या मतबल है? मुझे चोट लगी है, मेरी कमर तो लगी है, और की हुआ है? बिजली वो तो होगा ना जब यहाँ केले का छिलका एक तो खुद फेंक के फिर खुद ही गिर के सफाई। बिजली क्यों आप लोगों ने अंदर से सुराख बना के छाक के देख रहे थे कि ना यहाँ ये छिलका फेंक के इसने अपने आप को नीचे गिराया? नहीं, इस बिजली के अलावा छिलका कौन फेंक सकता है? वो भी फ्लोर पे। और सफाई आप कर रही थी, देख के किया करो ना बिजली। अब देखो क्या हड्डियों में दर्द वैसे ही तुम्हारे रहता है 24 घंटे, और अब फिसली हो तो तुम्हें अब यहाँ पे भी दर्द लग गया है। शुक्र है आप लोगों का ये बात का ख्याल है कि 24 घंटे मेरे कमर में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है। मासूम सी नाजुक सी पतली सी कमर है मेरी, उसमें भी दर्द ना हो तो फिर हम क्या करें, किसको बर्दाश्त नहीं हुआ। हाँ तो पाजी जी, मैं कार के काम कार करके थक जाती हूँ, ज़रा भी ख्याल नहीं है आपको कि ना मुझे दुआ दिला दे। अच्छा बिजली, एक दिन बिजली को बोलते हैं रेस्ट करें। तुम आज रेस्ट करो, तुम काम नहीं करना, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए अंडा पराठा किसी न किसी तरीके से ऐसा से बनवा लेती हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए मजे की चीज़ बनाती हूँ। हाँ। और तुम्हारा जो लौकी का रायता होता है ना, उससे मिलती जुलती एक चीज़ है। वैसे वो नहीं है, लेकिन उससे मिलती जुलती है, बहुत मजे की है। क्यों अंडा पराठा क्यों नहीं? अंडा पराठा एक तो वैसे आप अंडा पराठा खा के अगर आप फैट जमा होगा, इसलिए आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है। बिल्कुल, वजन का ख्याल रखना बड़ा जरूरी होता है बिजली। तो पाजी जी, मैं अपने वजन का बड़ा ख्याल रखती हूँ। है ये तो देखे कि मैंने अपने आप को कैसे मेंटेन करके रखा हुआ है हर चीज़ में। देखे आपने कितनी गलत बात की है, मेरी कमर को आपने ऐसे कह दिया, मेरी क्या कमर है, वो कोई चॉकलेट है कि फ्रिज में रखा जम गई तो ठीक हो गई। तुम्हारी हड्डियां कमजोर है, ये बात मान लो। अपने विटामिन डी का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। फिर जाहिर सी बात है, जो गिरी हो तुम्हारी कमर में दर्द हो रहा है आए दिन, बिजली का ना लोगों का सुनते हैं, लड़कियों का सुनते हैं तो कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है। क्योंकि अनुषा हम बाकी हर किस्म की चीजें करा लेते हैं, लेकिन अपना चेकअप नहीं कराते। एनुअल बेसिस पे कैल्शियम लेवल चेक होने चाहिए, विटामिन डी लेवल चेक होने चाहिए, बड़ी जरूरी चीजें होती हैं। और इवन मैं तो कहती हूँ हीमोग्लोबिन लेवल भी, और सारी चीजें चेक होनी चाहिए, सो दैट आपको पता हो आप में किस चीज की कमी है, और उसके अकॉर्डिंग। मुझसे ज्यादा तो ये बीमार है, अगर मैं बताऊँ इनकी आवाज़ से पता लगा ले, मैं तो बस ऐसे ही मतलब। देखो आज हम सबको नजर भी उतारनी चाहिए, क्योंकि हमें नजर भी लग सकती है, नजर भी खूबसूरत लगते हैं रोज, है ना। 100 एपिसोड जिस तरह से हमने मनाई है, ये तो हम ही हैं जिन्होंने मनाई है। और बिजली, आज आप कोई काम नहीं करेंगी, आज आप रेस्ट करेंगी, आराम करेंगी, हम एक अच्छी सी चीज बनाएंगे, वो आपको खिलाएंगे। और अनुषा कुछ लोगों को ऐसी चीज बना सकती है जिससे हड्डियों का और इनको खांसी हुई ना तो उसको कवर भी मैंने करना। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, और देखो अनुषा, जो मैं आज खाना बनाऊंगी ना, उससे ऑब्वियसली कोई भी खाना ऐसा नहीं होता कि आप खाते एकदम से बोले वाह मेरी हड्डियों का दर्द सही हो गया। लेकिन हाँ, इन्फ्लेमेशन यानी बॉडी के अंदर की जो सूजन होती है, जिसको हम आम लफ्ज़ में कहें, वो काफ़ी सारी चीज़ों से कम हो जाती है। हल्दी से कम होती है, इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अदरक बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, मछली खानी चाहिए अच्छी हड्डियों के लिए, मजबूत हड्डियों के लिए। तो आज मैं इस बारे में बताऊंगी भी, और एक अच्छी सी चीज़ भी बनाऊंगी। ठीक है, और आज हड्डियों के हवाले से बात हो जाए। हाँ बिल्कुल, आज की सुबह हड्डियों के नाम ठीक है, सब चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्थोपेडिक को भी बुला सकते हैं। बिल्कुल, कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सरसाइज के लिए लोग, मतलब कि कोई ट्रेनर्स हो या योगीज हो, कोई ना कोई, मैं एक लिस्ट बनाती हूँ, छोटी सी लिस्ट बनाओ। बिल्कुल, आप कहाँ चली गई, किस के एरिया में चली गई?
आइए आपको दिखाते हैं कि हमारे घर में कौन लोग गिरे हैं और जो लोग गिरे हैं उनकी हड्डियों में दर्द है और उसके लिए हम लोगों को बुलाएंगे। लोगों को क्यों बुलाएंगे, हम उनको बिठाएंगे। अच्छा मुझे बिठा दे, आए है नहीं तो कमर में दर्द हो रहा है। आई विश तो हमारे मुंह में जो एक ज़बान है ना उसमें भी कोई हड्डी होती है, मगर उसमें नहीं है। जो शो करेंगे ना तो बिजली के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, है ना। लेकिन आज है हम हड्डियों के हवाले से बात करते हैं, थोड़ा फोकस करते हैं। यंग लड़कियाँ, बिजली जैसी लड़कियाँ 16-18 साल में हाल होता है बिल्कुल, और आयशा जैसी लड़कियां 13-14 साल नहीं 13-14 21-22 साल की उम्र में ये हाल है। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आज पता करते हैं कि अपनी हड्डियों को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। और तुम भी ये कह रही हो कि तुम रेसिपी को अच्छी बनाओगी, तो बना क्या रही हो? अच्छा, आज मैं बनाऊंगी चारकोलेट फिश में बनाऊंगी ग्रिल के स्टाइल में, उसको मैं बनाऊंगी ऑलिव ऑयल के साथ। और साथ में अनुषी मैं एक सॉस बनाऊंगी जो कि सॉस कम रायता ज्यादा होगी। और एक ये मिसकंसेप्शन की मछली को आप दही या फिर दूध के साथ नहीं खा सकते, वो भी हम क्लियर करेंगे। और उसमें हल्दी भर के ऐड करेंगे, उसमें हम अदरक ऐड करेंगे। तो ये एक थेरेप्यूटिक चीज भी होगी, सेहत के लिए भी अच्छी होगी, लेकिन साथ में बहुत मजे की भी होगी। चलो बिजी तुम हमारा आराम करो, हमें ब्रेक लेते हैं, तब तक हम गेस्ट को बुलाते हैं, अपनी रेसिपी तैयार करो और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पैर ऊपर, वाह। और आपने भी कहा आराम करो। और कुछ आपको महारानी? जी बाजी ये वाला हाथ दुख रहा है, ये वाला नहीं है, ये वाला यहाँ से आगे पाए। मैं यहाँ किचन में हम मौजूद हैं। जैसे कि आयशा ने बताया कि आज हम मछली बनाने जा रही है। मछली आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। और हमने भी पहले आपको ये बात बताई कि आए दिन आप देखते हैं कि लड़कियों में तो ये बहुत मसला है। कम उम्र में ही उनको कमर में दर्द, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, और ये कहते हैं बहुत एक कॉमन सी चीज़ हो गई है। और बीच में एक चीज़ फैल गई थी कि विटामिन डी की कमी होगी, जो आज भी सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ विटामिन डी का हाथ नहीं होता। और अब तो हम विटामिन डी शॉट्स लगाते भी हैं, बोल बोल के मैं भी लगाती हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात फिर भी घुटनों से कड़क करके आ जाती है कमर में, तो परपेचुअली दर्द। तो ये अनुषा ये तो एक चीज़ है कि विटामिन डी लेवल्स आप जरूर चेक करवाएं, कैल्शियम लेवल्स अपने चेक करवाएं। दूसरी चीज़ ये कि कुछ ऐसी भी हड्डियों की बीमारियां होती हैं जिनका ताल्लुक कैल्शियम से और एनर्जी से नहीं होता। फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस में कैल्शियम की कमी कोई बहुत ज़्यादा उसको एग्रीवेट नहीं करती। तो ये बहुत सारी चीज़ें, प्लस आपका पोस्चर बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल ये चीज़ होती है कि आप पोस्चर अपना स्ट्रेट रखें। दूसरी बात ये कि हर किस्म की एक्सरसाइज जो भी आपकी हड्डियों के लिए स्पेसिफिक एरिया के लिए रिक्वायर्ड है वो ज़रूर करते रहें। हम कहते हैं ना कि जब आप एक्टिव रहते हैं तो आपको हर किस्म के दर्द कम होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो भूरापन है, ये तकरीबन ये हमारे यहाँ शुरू हो जाता है, अच्छा जल्दी शुरू हो जाता है। और मेरी एक दोस्त थी, उसने अपना कोई टेस्ट कराया था, तो वो कह रहे थे कि 27 साल की उम्र में आपकी जो हड्डियों की हालत है वो 50 साल की औरत की है। सोचें, क्योंकि दूध ना पीने की वजह से, क्योंकि हम मोटे हो जाएंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने की वजह से, ज़्यादा मछली ना खाने की वजह से, लैक ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि हम ना कोई एक्सरसाइज भी नहीं करते, फिर ऊपर से हम डाइट भी बुरा लेते हैं, तो चीज़ें मिला के तो और भी बड़ी चीज़ें बन जाती हैं, प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। क्योंकि आपकी हड्डियों में मौजूद जो कैल्शियम होता है एक एज के बाद वही कैल्शियम यूटिलाइज होता है आपकी रोज़मर्रा की एक्सरसाइज के लिए, हरकत के लिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि अपना कैल्शियम का इंटेक, ये मत सोचे कि अब तो मेरी उम्र 50 से या 40 से ज़्यादा हो गई है तो अब मैं कैल्शियम लेके क्या करूँगी। नहीं, आपको लेते रहना है ताकि आपकी हड्डियों में मौजूद जो कैल्शियम है वो एज इट इज रहे, और उसके अलावा जो आप ले रहे हैं वो आप कंज्यूम करें। और डॉक्टर को हमने बुला लिया है यहाँ पे, बहुत जल्दी हमें 2-3 लोग ज्वाइन करेंगे, जो आज हमें बताएंगे कि हमें अपनी हड्डियों का ख्याल सबसे अच्छे तरीके से कैसे रखना है, एक्सरसाइज इन चीज़ों में कितना ज़रूरी है। और मछली अगर जिस तरीके से आयशा ने बनाया है, अगर हम वैसे बनाएं तो हमारे लिए क्या फायदा है। अच्छा देखिए, मछली को हम कोई फ्राई नहीं कर रहे हैं, कोई हम फिश टेम्पुरस नहीं बना रहे हैं, रेड स्नैपर है हमारे पास अनुषी। आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं पहली क्वालिटी लेना, आप बिल्कुल ले लीजिए। जो मछली आपको पसंद हो, सुरमई, पापड़, व्हाट एवर, आप बिल्कुल वो मछली ले लीजिए, सिवाय बंगश के। ठीक है, सिवाय पंगश के। अच्छा, यहाँ पे हल्का सा मैंने सिर्फ इस पे सॉल्ट लगाया, ना लहसुन है ना अदरक है। ऑयल को, ऑलिव ऑयल को 1 खाने के चमचे मैंने बहुत अच्छा सा गर्म कर लिया है, और इसलिए मैं इसको अनुषी से बचा के इस तरफ करके मैं इस पे ये मछली डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, इसमें मैं मछली प्लेस कर दूंगी और इसको हम लिड लगा के, ढक्कन लगा के पकाएंगे। ये 2 लोगों के लिए एक परफेक्ट सर्विंग है। यहाँ पे ये मछली पकती रहेगी, ठीक है, और इसके भगार की हम करेंगे तैयारी। अच्छा, भगार अब आप जब सुनते हैं ना वर्ड तो आपको लगता है कि बहुत फैटनिंग सी चीज बन रही है, लेकिन एक बहुत ही डिफरेंट सी सॉस मैं यहाँ पे बना रही हूँ अनुषे। मछली हड्डियों के लिए अच्छी है, विटामिन डी है, दही विटामिन डी इसमें है, कैल्शियम इसमें है। और आपको पता है जितनी भी चीजें दूध से फर्मेंट होके बनती है ना, यानी कि दही, यानी कि पनीर, वो तमाम उन लोगों के लिए अच्छी हैं जो कि एक तो बच्चे कहते हैं हमसे दूध नहीं पिया जाता, ठीक है। इसके अलावा लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है कि जी आप
से साइकोलॉजिकल मसला नहीं है, आप दूध पीते हैं तो वाकई आपको वॉमिट और ये सारे इश्यूज होते हैं। मुझे सुबह सुबह आती थी स्कूल पे, दूध पी के अगर निकल गए गाड़ी में तो गाड़ी में बैठ के अब्बू जरा रुकिएगा और फौरन सब कुछ बाहर, मॉर्निंग सिकनेस भी, लैक्टोज इंटॉलरेंस भी, बिल्कुल ये तमाम चीजें होती हैं। तो ऐसे सिनेरियोज में दही एक बहुत अच्छी सोर्स है कैल्शियम की। दही दही की हम सॉस बनाएंगे, मछली और दही को एक साथ लेने से कुछ नहीं होता, ये सारी मिथ्स हैं, कहीं कोई ऐसी आज हम आपको खा के दिखाएंगे और अगर कल नहीं आए तो आपको पता है कि कुछ हुआ। बिल्कुल कल से अच्छा, दही में मैं ऐड कर दूंगी हल्दी। हल्दी बहुत अच्छी बात है, अगर आपने फ्रेश हल्दी जो साबुत होती है, बिल्कुल अदरक की तरह की वो दिखती है, और उसको अगर आप कूट के इस्तेमाल करेंगे बहुत ही अच्छी बात है। तो ये हम इस्तेमाल करेंगे हाफ टीस्पून, इसकी थोड़ी सी डोमिनेंस आनी चाहिए। नमक मैं ऑलरेडी मिला चुकी हूँ यहाँ पे हमारे दही में। काली मिर्च हम मिलाएंगे क्योंकि काली मिर्च इज ऑल्सो रियली गुड इन्फ्लेमेशन को खत्म करने में, बॉडी के अंदर की स्वेलिंग को खत्म करने में। अच्छा, सफेद जीरा है, क्या बात है, कड़ी पत्ता है, ये साबुत लाल मिर्चें, ये हमने टेस्ट फ्लेवर के लिए रखी हुई है। और अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पे मैंने 1 चाय के चमचे अदरक को चॉप करके रखा हुआ था। अदरक इज रियली गुड बॉडी पेन के लिए, और इनफैक्ट जब आप इसको स्मेल करते हैं ना, अदरक को सूंघते हैं तो एक सूदिंग सा इफेक्ट आता है वाकई। लेकिन इससे कड़ी पत्ते से भी, लाल मिर्चों से भी, जीरे से भी एक अच्छी सी बघार टाइप स्मेल आ जाएगी। और यहाँ पे अब हम भगार लगाएंगे, जैतून का तेल हम करेंगे इस्तेमाल, सिर्फ 1 खाने के चमचे से भी इनफैक्ट कम। ठीक है, साबुत गोल लाल मिर्ची, इनको हम अच्छा सा स्टर करेंगे, और जब ये स्टर होनी स्टार्ट हो जाएंगी ना, तब हम इसमें ऐड करेंगे साबुत सफ़ेद जीरा और कड़ी पत्ता हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मछली में तैयार हो रही है, बिल्कुल सही है, प्लीज दिखाइए। मछली मैं यहाँ पे ले आती हूँ ताकि आप लोग आसानी से मछली को देख भी पाएं। और एक साइड इसकी अच्छी सी पक गई। मछली को ओवर कुक नहीं करना बिल्कुल भी। हाँ, ये भी तो है ना कि हम मछली को ज़रूरत से ज़्यादा पका देते हैं, वो तो खैर बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है मैं। एंड इट्स लुकिंग सो गुड। और अनुषा, इसमें मैंने देखो कोई भी खास ऑयल ऐड नहीं किया। 2 चीज़ों का कमाल है, मछली के अंदर मौजूद पानी का, हाँ, कि हमें ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना पड़ा, और दूसरी चीज़ है कि हम इसको नॉन स्टिक पैन में बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो मछली क्यों कम खाते हैं हम? हमें लगता नहीं है कि वो फुलफिलमेंट आती है, या वो पूरी भूख जिसे कहते हैं मछली के साथ पूरी होती है, जो गोश्त के साथ या चिकन के पीस के साथ हो। आई थिंक अनुषा, सबसे बड़ा जो मछली का मसला है ना, कि मछली की अवेलेबिलिटी इतनी आसान नहीं है। तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अगर आप कहीं से फिशरी से या कहीं से भी एक बार जाके मछली खरीद के लेके आए, तो उस इंसान को अपना दोस्त बना ले, और हमेशा उसको कहें कि जी ये मेरे घर का एड्रेस है, आप 200 रुपये 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लें और आप मछली डिलीवर कर दें। एक बार जब आप मछली के इस्तेमाल को अपने लिए एक्सेसिबल बना देंगे, तो आपको बड़ा जो है वो आसानी से मछली तो हो जाए लाजमी। अच्छा, यहाँ पे लाल मिर्च को हमने बिल्कुल ब्लैक किया है ऑन पर्पस, फ्लेम मैंने कर दिया बंद, ठीक है। और अब आवाज़ें आएंगी, सफ़ेद जीरा एंड कड़ी पत्ते, एक भर के खाने का चमचा। सजाद की भी कॉल आ गई कराची से, ये कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है मिस सजाद? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतनी अच्छी रेसिपी देख के बहुत खुश हो रही हूँ सुबह सुबह। हाँ, बस थैंक यू सो मच। एक शिकायत हो गई है मुझे। जी? एक शिकायत हो गई आपसे जी। 100 एपिसोड की पहले मुबारकबाद कबूल करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। दूसरी बात, शिकायत ये कि कॉलर्स को तो उस दिन लिया ही नहीं, हमें तो लिफ्ट ही नहीं कराया। कॉलर्स को क्या? मुझे तो आवाज गिफ्ट ही नहीं आया, कॉलर्स नहीं आया अभी तक 100 एपिसोड का। हाँ, आना चाहिए वैसे तो हमारे लिए भी कुछ होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। मैं आपकी रिक्वेस्ट अभी अंदर डाल रही हूँ। ऐसा करती हूँ, मैं और आयशा हम ही गिफ्ट बन जाते हैं, है ना? हाँ, हम हैं आपके गिफ्ट। हमें घर ले जाइए, हम खाना भी खाएंगे आपके यहाँ। मैं निकालती हूँ कुकबुक और अनुषा निकालती है जी कि आप लोग हमारे घर में ही मौजूद हैं रोजाना सुबह। नहीं, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल कोशिश करते हैं, मैं अभी पता करती हूँ, अगर कुछ ना कुछ यहाँ पे गिफ्ट जरूर है तो आपके लिए जरूर भिजवाते हैं। नहीं, आपको बहुत मुबारक, अच्छे शो करने पे बहुत मुबारक। शुक्रिया, बहुत प्यार है आपके लिए, थैंक यू सो मच। एंड बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, मैंने भी अब हम ये कर सकते हैं, हम लंच पे जाते हैं सबके साथ। लंच पे जाते हैं वाकई। ठीक है, लंच विद अनुषा अशरफ। यहाँ पे यार हमारा सॉस बिल्कुल। अच्छा, मछली यहाँ पे हमारी परफेक्ट सी पक गई है। अच्छा, अब एक सवाल कि मछली गली है या नहीं, तो अभी दिखा देते हैं कि मछली लिटरली 2 से 4 मिनट में बहुत अच्छी सी गली है। और ये आपको ऐसे पता चलेगा कि इसको मैं हाफ कर देती हूँ, एंड लुक एट द वे कि ये जिस तरह से टूट रही है, जूसी भी है,
लेकिन ये परफेक्टली पक चुकी है। बस इससे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे हम मछली को पकाना भी इतना आसान है, उसके बावजूद हम कम खाते हैं। कितनी, यही बात है ना कि खरीदना थोड़ा सा जो है वो एक्सेसिबल नहीं है हमारे यहाँ। तो एक बार बस आप कांटे शाटे थोड़े से इसमें हैं, इसको हम निकाल देंगे। लेकिन यूजुअली रेड स्नैपर में बहुत मोटे वाले कांटे नहीं होते, सिर्फ एक मुझे यहाँ पे दिखाई दिया जो कि मैंने निकाल दिया है। अच्छा, अब इस तरह से इस वक्त आप इसको खाएंगे ना, आपको बिल्कुल फीकी फीकी लगेगी, मज़ा नहीं आएगा। और इसीलिए हमने ये बहुत ही अच्छी सी हल्दी वाली, अदरक वाली जो होते हैं ना वो ऐसे खा लेते हैं, है ना? I love it like इतने this, शेप में रहते हैं बिल्कुल कि वो प्लेन खा लेंगे। लेकिन हमें क्योंकि चाहिए होती है कोई ना कोई चीज़ साथ में, तो हमने एक चटनी बना ली है। चटनी बना ली है। अच्छा अनुषा, वो मज़े की भी होगी और आपके वेट गेन में भी या कुछ ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमने देखो ऑयल कितना कम यूज़ किया। और अगर गौर से इस पैन को देखा जाए तो ये ऑयल तो ऑलमोस्ट यही रह गया, इसमें जस्ट भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने इसमें कोई ब्रेड क्रम्स या ऐसी कोई चीज़ लगाई नहीं है। समन की कॉल भी है कराची से, ये कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अनुषा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे हफ्ते पिछले मैं आपकी कॉल मिलाती रही हूँ लेकिन मेरी कॉल नहीं मिली। बहुत बहुत मुबारक हो आपको 100 एपिसोड। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच समन साहिबा। बस आपकी दुआएं हैं, दुआएं करें इंशाल्लाह और 100 एपिसोड्स भी ऐसी हो जाए। अल्लाह करे 1 के आगे 5 लगा हो, फिर मैं आपसे बात करूँ। हाँ, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत और आपको पता है आपने मुझे चढ़ना आइसलैंड की इतनी जबरदस्त सैर कराई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। देखिए बस आप ऐसे कॉल्स करते रहिएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको मरी और आपको दुर्बन, आपको हुंजा, गिलगित हर जगह ले जाएंगे हम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पता है मेरा बेटा मुझे कह रहा था कि मम्मी चढ़ना आइसलैंड मुझे जाना है, मेरे फ्रेंड्स ने, मैंने उसको इतनी सख्ती से मना कर दिया। मैंने कहा पता नहीं कहाँ की बातें कर रहा हूँ, क्या है। और वो बेचारा मुझे कहता रहा कि आप देख तो ले, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन और जब आपने उस दिन मुझे दिखाया तो मैंने अपने बेटे से कहा कि मैं हो यही चढ़ना आइसलैंड। कह रहा है आप कहाँ से हो यही? मैं कहा हाँ मैं तो हो भी आई, कश्ती की भी सैर नहीं तो आप दोनों साथ जाए ना, मजा आएगा। और ये हम हमेशा कहते हैं कि फैमिली साथ जाए तो और भी मजा आता है। उसको अकेले ना भेजें बेशक। यूनिवर्सिटी की तरफ से ना आपस में गैदरिंग कर रहा था। अब मैंने कहा कि पता नहीं कहाँ की बातें कर रहा है, मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना, इसलिए मैंने उसको मना कर दिया। जबरदस्त। चलें, आपकी इस कॉल से हमें इतनी इंकरेजमेंट मिली है कि आगे भी हम निकले और आपको अलग अलग जगहें दिखाएं। सिंध में तो है बहुत जगहें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके साथ ही तो थी बस। हाँ तो बस अब हमारे साथ ही रहिएगा और हम जाते रहेंगे यहाँ हर जगह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच समन साहब, बहुत शुक्रिया। हाउ स्वीट, उनका बेटा भी जाना चाह रहा था और वाकई हम गई हमारे साथ, हमारे साथ। और अब रियल में फैमिली के साथ भी जाएं बिकॉज वाकई कराची में कुछ जगह ऐसी जहाँ पे आप सिर्फ खा पी के एंजॉय नहीं करते, आप एक्चुअली कोई एक्टिविटी करके एंजॉय करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब मुझे सुन के बहुत खुशी हुई है क्योंकि हमें पता है कि चन्ना आइलैंड जाके तो पूरा दिन हमने गुजारा था। बस ठीक है जी। और यहाँ पे इतने मजे का हमारा फिश करी भी तैयार है। फिश करी हमारी बिल्कुल तैयार है। अच्छा, 4 ग्रिल्ड फिश हमने रखी हुई है। इसके साथ हमने सॉस जो बनाई है उसमें हमने हल्दी बहुत सारी ऐड की है, जिंजर। और सबसे अच्छी बात पता है क्या अनुषे, इसको खा के आपको ऐसा कोई लगेगा नहीं कि आप कोई विलायती डिश खा रहे हैं, इसलिए क्योंकि इसका फ्लेवर काफी हद तक कड़ी से हल्दी, कड़ी पत्ते वगैरह। बिल्कुल बाजी जी, इसको खा के मेरी कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। हाय बिजली, देखो खाते ही तो नहीं होगा लेकिन ऐसी चीज़ों को अपनी ग़िज़ा में रखो। विटामिन डी, कैल्शियम की कमी जब नहीं रहेगी, पोस्चर अच्छा रखो, एक्सरसाइज करो तो कमर में दर्द बहुत कम चांस है कि होगा। जी आओ मैं तुम्हारे लिए वो बाम शाम लगा देती हूँ। कौन सा बाम? ठंडू बाम? नहीं, कोई ना कोई बाम होगा। कोयला बाम? कोयला बाम, झटका बाम। देखो तुम्हारे लिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आज कोई काम नहीं कर रही तो कोई भी बाम हम लगा दें। सब बाम आज एक बाम बड़े मजे का होता है, हम पे आजमा लें जो भी आज रहेगा। एक बाम अच्छा होता है जिसमें हड्डियों का दर्द भी चला जाता है, मुंह भी बंद हो जाता है साथ साथ। अच्छा, भैंस वाला तो नहीं है आज? भैंस तो लगा के बाद वापस आते हैं, हमारे कुछ गेस्ट भी आने वाले हैं, आज हड्डियों के दर्द के हवाले से बात कर रहे हैं। देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। अच्छा देखो सुकून नहीं है इसको, फिर भी उठ के आ गई। तो मैं ये पूछने के लिए आई थी ना और मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, थोड़ी सी चुलबुली। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्ट और रोस्ट। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्ट और रोस्ट।
वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं आज हम हड्डियों के दर्द के हवाले से बात कर रहे हैं और जैसे बिजली की कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था तो फ़ौरन से पहले हमें गेस्ट ने यहाँ पे ज्वाइन किया है, तो सबसे पहले इनको वेलकम कहना चाहूँगी और थैंक यू भी कहना चाहूँगी कि वो इतने जल्दी हमारे पास यहाँ पर आ गए और आज हमें बताएंगे कि जो हड्डियों में दर्द है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। क्योंकि मुझे हमेशा यही होता है कि एक चीज़ जब डेवलप हो जाती है फिर इसको क्योर्स तो 500 होते हैं, ये भी खा लें, वो दवाई ले लें, ऐसे कर लें, एक्सरसाइज कर लें, फिजियो कर लें, लेकिन ये हुआ क्यों? और आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसमें हम कैसी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं? क्या ये कैल्शियम की कमी है, क्या ये लैक ऑफ एक्सरसाइज है, वगैरह वगैरह वगैरह। इस वक्त हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। वेलकम करना चाहूँगी प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत शुक्रिया जी सर, सबसे पहले तो वजूहात पे अगर आए, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं एहतियात इलाज से बेहतर है, लेकिन हम तो एहतियात कभी करेंगे नहीं, हम इलाज करेंगे इंशाल्लाह। आपने जो पहले बात की कि हमारे मर्ज क्यों पैदा होता है, उसकी कौन सी क्यों वजह होती है, और ख़ास तौर के ऊपर हमारी नई जनरेशन जो नई नस्ल आगे आ रही है, मेरे पास क्लिनिक पे बहुत सी ऐसी जो ख़ास तौर पे स्पेशली बच्चियाँ, उनकी कमर में दर्द, टांगों में दर्द, घुटनों में दर्द, यानी कि बहुत ही वालेकुम सलाम, तो बहुत जल्दी मतलब अर्ली एज में उन्हें दर्द शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह ये होती है कि ग़िज़ा की कमी। एक तो होता है कि अगर आपके पास मतलब ग़िज़ा की कमी, वसाइल नहीं होते वो, लेकिन एक होता है ऐसे कि अच्छे खाते पीते घराने के बच्चे और बच्चे भी होते हैं जो दर्द का शिकार रहते हैं, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, टांगों का दर्द। उसकी वजह होती है कि जब पूछा जाए उनसे कि भाई आप क्या ग़िज़ा लेते हैं, तो वो कोला ड्रिंक्स और इस टाइप की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, दूध का इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, बच्चियाँ कहती हैं ख़ास तौर पर जी हमें दूध से स्मेल आती है, हम अगर दूध पीना चाहें भी तो हम पी नहीं सकती। तो उसके लिए उसका मुतबादल बेहतरीन कि आप बादाम का इस्तेमाल करें ताकि आपमें कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। बेहतरीन आपको बादाम से कैल्शियम मिलता है। और उसके बाद विटामिन डी, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसे इलाके होते हैं यहाँ पे धूप का गुजर नहीं होता, अंधेरे कमरे होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारे पाकिस्तान में विटामिन डी की कमी नहीं है, मतलब नेचुरल विटामिन डी हमें मिलता है कुदरती तौर के ऊपर। तो हम जो है जैसे तंग तारीख घरों में रहने वाले लोग, बच्चे बच्चियाँ या ख़वातीन, उन्हें चाहिए थोड़ा सा धूप में निकलें बाहर, ख़ास तौर के ऊपर जब वो सुबह धूप निकल रही होती है, मतलब फजर की नमाज के बाद थोड़ी सी वॉक भी करें, उससे उन्हें विटामिन डी मिलेगा, एक्सरसाइज भी मिल जाती है, विटामिन डी, और उन्हें ताज़ा ऑक्सीजन मिलती है और उससे उनकी सेहत अच्छी रहती है। इसके साथ साथ ग़िज़ा का ख्याल रखें। कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियों में बुरबुरापन बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिस तरह आजकल चल रहा आर्थराइटिस, आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है, उसमें हड्डियाँ आपकी शिकस्त होना शुरू हो जाती हैं, हड्डियों के किनारे जो हैं वो घिसना शुरू हो जाती हैं, उनकी नोक निकल आती हैं। तो उसमें हमें ख़ास तौर के ऊपर दूध पीना चाहिए, बादाम लेनी, कैल्शियम वाली चीज़ें और नेचुरल चीज़ें लेनी चाहिए। बाज़ औक़ात हमें कमर में दर्द या घुटने में दर्द या हड्डियों में दर्द होता है तो हम उस वक्त उसको ओए करके एक गोली खा लेते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है कि आपकी बॉडी जो है वो आपको इशारा दे रही है कि कुछ गलत हो रहा है, फ़ौरन जाके पता कराओ, फ़ौरन इलाज शुरू करो, क्योंकि 2-3-4 साल हम निकाल लेते हैं और फिर जाके वो पेन सीवियर हो जाता है। और वो सारी पेन किलर्स होती हैं, वो सिर्फ दर्द को खत्म करती हैं, वो सिम्टम्स को खत्म करती हैं, लेकिन उसकी कॉज को खत्म नहीं करती। हाय ओए डॉक्टर मामू, मैं ना अभी छिलके से गिर गई। ठीक है, छिलका भी केला जो खाते हैं ना उन्होंने गिराया था। अच्छा, केला तो बहुत अच्छा है, आपको खाना चाहिए, केले से भी उसमें पोटेशियम होता है, हड्डियों में अगर दर्द हो पोटेशियम की कमी की वजह से। मैं भी गिर गई छिलके से फिसल के, मेरी कमर पे बड़ा दर्द हो रहा है। अच्छा, कल मैं इत्तेफाक से बैठ पे कि इसी पे अपना होमवर्क करी थी अनुषा कि कौन सी चीज़ें हैं जो खानी चाहिए जो कि इस बात की गारंटी नहीं करती कि आपको कभी भी ज़िंदगी में बॉडी में दर्द नहीं होगा, लेकिन हाँ कॉजेज़ को काफ़ी हद तक कम कर देती हैं। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन की वजह से, इनकी वजह से जो बॉडी के अंदर की स्वेलिंग कम होती है। तो न्यूज़ फीड मैंने बनाई है जो कि हम अभी दिखाएंगे, हमारे स्क्रीन पर दिखा देते हैं जो हमें कह रही हैं, और हमें अजीम साहब भी बता सकते हैं कि ये सही है गलत है, ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी है नहीं है। बिल्कुल अजीम साहब यहाँ देखते हैं हमारे टेबल की बॉडी में भी दर्द हो रहा है जी। अच्छा, चेरीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए बिकॉज चेरी से आपकी बॉडी के अंदर की इन्फ्लेमेशन, जिसको हम कहते हैं स्वेलिंग, वो बहुत कम होती है, खत्म होती है। सर आप हाँ ना जो भी चाहे कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर मामू, आप बोले ना खून की कमी भी पूरी होती है, बिल्कुल पूरी होती है। चेरीज़ के बाद आ जाते हैं, देखते हैं कि अगली कौन सी चीज़ है जो हमारे लिए अलावा जो है वो कॉफ़ी है। कॉफ़ी से भी इन्फ्लेमेशन कम होती है अगर आप एक लिमिट में पिए। कॉफ़ी एक लिमिट में पीने का मतलब ये होता है कि अगर आप 4 कप एक दिन में पी रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे मैं कहती हूँ 2, तो एक खाने
खाने का चमचा इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर जो होता है वो 1 कप में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो एडिक्शन की यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे, लेकिन कम अगर कॉफ़ी पियेंगे तो वो इन्फ्लेमेशन को कम करती है। डॉक्टर मामू बिल्कुल बिल्कुल सही है, काफ़ी सही कह रही हैं, बिल्कुल कॉफ़ी पीनी चाहिए और कॉफ़ी से आपका नर्वस सिस्टम बेहतर रहता है। इत्तेदाल, हमें वो नहीं बताना 15 कप चाय पी लिया अगर आप कॉफ़ी का कहवे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो उससे आपको नींद की कमी का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए आपको काफ़ी मतलब इत्तेदाल में, जैसे 2 कप बिल्कुल है ना काफ़ी है कि आप 2 कप 8 कप पी जाऊं तो पता नहीं। यही तो ना 8 कप तो नजर आ रहा है। इसलिए तो जो है आपकी सेहत माशाल्लाह बता रही है कि आप 8 कप कॉफ़ी पीती हैं दूध के साथ, चीनी के साथ। क्रैनबेरी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे यहाँ मिलती नहीं है, क्रैनबेरी फ्रेश। लेकिन हाँ, क्रैनबेरी का जूस कभी आप नोट करें कि जितने भी दवाइयाँ होती हैं उसमें क्रैनबेरी का फ्लेवर इसीलिए ज़्यादा होता है बिकॉज इट इज़ रियली रियली गुड फॉर यू। एक तो ये कि रिफ्रेशमेंट का एहसास होता है और उसके साथ साथ ये कि इन्फ्लेमेशन कम होती है। बेरीज की तो फैमिली में कोई भी आप फ्रूट ले लें, स्ट्रॉबेरी, क्रैनबेरी, रास्पबेरी, ये बेरीज आपके लिए स्किन के लिए, आपकी हड्डियों के लिए, आपके हड्डियों के लिए और दौरान खून को ठीक करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक, एचबी को जो है वो ठीक करती है। वो आपके मामू भी बन गए। यहाँ से डॉक्टर मामू हमारे मामू ये हैं। प्रोफेसर हकीम साहब हैं। हकीम साहब है तो हकीम मामू बताएं। अच्छा देखिए, एडामेम एक ऐसी चीज होती है जो यहाँ नहीं मिलती, लेकिन इसकी एक कहीं ना रिप्लेसमेंट कहीं मिल जाती है, थोड़ी सी मुश्किल से मिलती है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज होती है अनुश्री जो कि हमारे यहाँ आप आसानी से खा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ओले। बिजली को पता होगा, छोटे छोटे ग्रेन ओले उसको भूने बहुत ही कम से कम नमक के साथ और उसको आप खाएं तो उसमें भी जो है वो थोड़ी सी मिकदार में कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम उसमें बहुत सारा होता है। तो आपको पता है मैग्नीशियम, मैंगनीज, ये सारी चीजें कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में भी मदद करती हैं। ये मटर की फैमिली में से मटर की फैमिली से होते हैं, मटर और बीन्स की फैमिली से होते हैं। लोबिया भी कहते हैं गुड। बिल्कुल सही है, खाने चाहिए। इससे जो है आपको ताकत भी मिलती है और उसमें आपके जो है जोड़ों को भी ताकत मिलती है और अगर कहीं वर्म या सूजन आपके जोड़ों में है तो वो भी खत्म हो जाता है। खत्म हो जाती है। सर अदरक, हर्बल, मैंने बहुत सारी चीज़ों में नोट किया है कि अदरक का भी बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत बड़ा अहम रोल है, खासतौर अदरक का। तो स्पेशली अदरक का तो कुरान करीम में भी जिक्र है, इसको जंजबील के नाम से मौसूम किया गया है और ये भी कहा गया कि जन्नत में जो मशरूब मिलेगा उसकी अमेज़िश अदरक की भी होगी, उसमें इसके जायके की फ्लेवर की। तो अदरक तो लाजवाब चीज़ है, खास तौर के ऊपर अदरक को आप ले सकते हैं, असाबी कमजोरी में ले सकते हैं, अगर आपका हजम खराब है ले सकते हैं, दर्द कहीं हो रहा है तो आप इसको ले सकते हैं, दर्द को, भूख की कमी के लिए आप इसको ले सकते हैं, दौरान खून कहीं स्लो हो गया, सही तरह नहीं हो रही ब्लड सर्कुलेशन तो आप उसमें भी इसको ले सकते हैं। इसका कहवा बना के आप लें तो ये आपके वजन को भी कम करता है। और इसके साथ साथ खास तौर के ऊपर इस तरह जिस तरह अब आप आजकल छोटे बच्चे, मौसम तब्दील हो रहा है, उन्हें सीने की जकड़न हो जाती है, सीने में इन्फेक्शन हो जाती है, मतलब तो उससे खांसी होती है, बलगम की ज़्यादती, तो आप अदरक का 1 चम्मच लें अदरक का रस और 3 चम्मच आप शहद लें, उसको आप शामिल करें, मिक्स करें और वो बच्चों को देना शुरू कर दें तो उससे उनको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरक और शहद। और वैसे भी अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो 1 टुकड़ा अदरक का और 1 टुकड़ा छोटा सा दालचीनी का, 5 ग्राम आप खुश्क पुदीना ले लें, 5 ग्राम सौंफ ले लें, इसका कावा बना के पियो तो आपका वजन भी कम होना शुरू होता है। बात की और यहाँ पे पुदीना आ गया, बिकॉज पुदीना भी जो है वो इतना ज़्यादा फायदेमंद होता है। ना सिर्फ ये कि पुदीने के अपने फ़वाद होते हैं बल्कि अक्सर हम सर ये नोट भी करते हैं कि हिकमत से रिलेटेड दवाओं में या दूसरी दवाओं में बाम्स जो होती हैं उस पर स्पेयरमिंट का बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है, एक बहुत सूदिंग इफेक्ट देती है। स्पेयरमिंट बेसिकली एक जो है वो पुदीने की टाइप होती है, पेपरमिंट होता है, स्पेयरमिंट होता है, डिफरेंट किस्म के पुदीने होते हैं, जैसे पहाड़ी पुदीना बहुत फायदेमंद होता है। जंगली पुदीना हो गया, पहाड़ी पुदीना और ये खाने वाला पुदीना। और हमारे जो बालकनी में पुदीना होता है लाल मिर्ची वो ज़्यादा अच्छा होता है, शायद हमारे घर का होता है। अच्छा, पुदीने को ये कि अगर वॉमिट नहीं रुक रही, बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रही है और उसकी वजह एसिडिटी की आपके बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा होगी तो आप पुदीना और धनिया, थोड़े से फ्रेश पुदीना जैसे हमारे पास पड़ा हुआ सामने कितना अच्छा लग रहा है, तो आप चंद पत्ते इसके लें और चंद पत्ते आप धनिया के लें और उसको आप चबा लें तो उससे आपका वॉमिट जो है वो भी रुक जाता है। इसी तरह से लाल मिर्ची जो कि खास तौर पे ताज़ा होती हैं वो भी बहुत अच्छी होती है इन्फ्लेमेशन को, बॉडी की स्वेलिंग को ख़त्म करने में, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये सारी वो चीज़ें जो कि आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रखनी है, सारी फ्रेश है, हमारे किचन में पड़ी होती हैं, हमें पाकिस्तान में आसानी से मिल जाती हैं। अगला देखते हैं पेपर के बाद भी अगर कोई ऐसी चीज़ें, लाल मिर्चों के बाद हम आ जाते हैं सालमन, मछली की तमाम टाइप्स, लेकिन खास तौर पे वो टाइप्स, अच्छा 2 टाइप्स मछली की हमेशा याद रखिएगा कि वो सारी टाइप्स जिसका जो छिलका होता है वो बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑयल मौजूद हो वो मछली, और दूसरी चीज़ कि जिस मछली पे हमेशा स्केल्स हो। ये 2 टाइप्स आपने याद रखनी है और इस टाइप में जो भी मछली की कैटेगरी फिट होती है वो आपने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करनी है। हल्दी, सर अभी हम हल्दी की बात भी कर रहे थे, हल्दी मैंने बहुत भर के जो है
है वो मछली में ऐड भी की है। तो हल्दी इज़ वेरी गुड, खास तौर पे रियल हल्दी आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए, हीलिंग प्रोसेस को, वुंड्स को, जख्मों को जल्दी भरने के लिए। और स्पेशली अगर हल्दी को आप, जिस तरह के आजकल कैंसर बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है, उसमें कैंसर की बुनियादी वजूहत में हमारी ग़िज़ाई बेअतदाली, आप डायरेक्ट आग के ऊपर बनी हुई कोई भी चीज़ लेते हैं जैसे टिक्का, कबाब या कोई ऐसी चीज़। अच्छा, फिर एक और छोटी सी बात मैं अपने एक और प्रोग्राम में बता रहा था, जो डायरेक्ट आग पे बनी, डायरेक्ट आग के ऊपर नहीं लेनी चाहिए, वो कैंसर का बायस बनती है। उसके अलावा आपने देखा होगा ख़वातीन रोटी बनाती हैं तवे पे तो जल जाती है रोटी, वो जली हुई रोटी भी एक बुनियाद बनती है, तो नहीं लेना चाहिए। अगर हम ग़िज़ा में परहेज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा पाकिस्तानी स्टाइल है, कोशिश करनी चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए आपके ऊपर। आप हल्दी, अगर आप 1 से 1.5 ग्राम हल्दी रोजाना लेते रहें तो आप कैंसर की हर किस्म से महफूज रह सकते हैं। बिल्कुल 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 सही है। और अंदरूनी चोट जो आपको लग जाती है तो उसके लिए भी हल्दी बहुत अच्छी है। जिस तरह बताया आपने, जोड़ों की दर्द इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छी है हल्दी, आप इसको इस्तेमाल बैरूनी तौर पे अगर आपका जख्म कोई कितनी चीजें बिजली, देखो इतनी छोटी छोटी चीजें, अदरक, हल्दी, लाल मिर्चें जो इतनी आसानी से, इसी तरह से दही है, विटामिन डी है, कैल्शियम है, इससे तो आप इनकार कर ही नहीं सकते। तो आपके पेट के लिए अच्छा, आपकी स्किन के लिए अच्छा, जो बच गया वो बालों में लगा, जो बच गया वो किसी और को भी खिला दे, कुछ दही का मैं एक बस छोटे से उसकी तारीफ करूंगा थोड़ी सी, कि दही आपके मैदे को, आपकी आंतों को ऐसे धो देता है जैसे सरफ से आप कपड़े की मैल कुचैल निकाल देते हैं, इस तरह वॉश करता है दही। और कुदरती विटामिन डी है। और बालों की आपने बात की, आपने देखा होगा पहली ख़वातीन जो है वो कहाँ शैम्पू इस्तेमाल करती थी, कोई ऑयल नहीं, सरसों का ऑयल और दही, और दही में अंडा और कितने लंबे लंबे बाल घने। मैंने और आज हम दुनिया भर की ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं लेकिन बाल गिर रहे हैं। अगर हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा आप दही से अपने बालों को धो लें, आपके बालों में खुश्की नहीं होगी, आपके बाल नहीं गिरे होंगे, आपके बाल जो है बिल्कुल सही सेहतमंद और चमकदार और घने होंगे। नेचुरल चीज़ है, आप इसको इस्तेमाल करें और चेहरे पे भी आप लगाएं तो उससे भी आप। आयशा के लिए और प्रोफेसर साहब के लिए तालियां, दोनों ने ये सेगमेंट बहुत अच्छे से समझाया है। हम एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे प्रोफेसर साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे, हम सब यहाँ पे आपकी कॉल दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हमने लेनी चाहिए, हमारी हड्डियों पे, हमारी स्किन पे, हमारे बालों पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन आज हम फोकस कर रहे हैं बिजली की हड्डियों पे। ठीक है, हड्डियों के दर्द पे फोकस कर रहे हैं। अगर हड्डियों से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, शौहर के लिए, सास के लिए, तो जरूर कॉल कीजिए। देखते रहिए चाइटो से होस्ट, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। और अभी मैं जाऊंगी मछली मामू आपके अंदर तो थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद वेलकम बैक। और प्रोफेसर साहब आज हमें इस किचन में कुछ 1-2 ऐसी चीज़ें बताना है जिससे बिजली को भी फ़ायदा होगा, आप लोगों को भी फ़ायदा हो सकता है। सर सबसे पहले तो बताइए कि हम क्या बनाने जा रहे हैं और ये कितना इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ये भी बड़ा ज़रूरी है। आज हम जोड़ों के दर्द के लिए ऑयल बनाएंगे और उसके साथ साथ अगर आपको मस्कुलर पेन होती है उसके लिए भी आप बताएंगे। चोट अगर आपको लग जाती है अंदरूनी तौर पे तो उसको भी बताएंगे। सूजन आ जाती है, वरम आ जाता है, जोड़ों पे आ जाता है, तो वहाँ उसको भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तक जब दर्द रहता है, महीने, 2 महीने, 3 महीने, ये चीज़ें फ़ौरन लगानी चाहिए ना? बिल्कुल फ़ौरन लगानी चाहिए। होता ये है कि जब आपको खुदा न खास्ता ख़ास तौर के ऊपर अगर आपको चोट लग जाती है और वहाँ पे आपके टिश्यू डैमेज हो जाते हैं हड्डियों के या दूसरे तो उसमें ही होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जब वहाँ पे रुक जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है और दर्द बहुत शीघ्र, खास तौर पे अगर घुटने पे चोट लगी है, आप थोड़ा सा मूव भी नहीं कर सकते, उसको घुटने सूज जाते हैं, तो कमर में दर्द होती है जैसा कि दर्द हो रही है, तो आप ऑयल को तैयार करें और तैयार करें, मसाज करें, उससे इंशाल्लाह होगा। इसमें अलग-अलग ऑयल्स भी हैं। बिल्कुल, हमारे पास एक तो जैतून का तेल है हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास सरसों का ऑयल है, फिर हमारे पास तिल का तेल है और उसके बाद बादाम का तेल है हमारे पास। हाँ जी, इनको हमने सबको आपने शामिल कर लेना। तकरीबन बराबर वज़न आप टीस्पून ले लें चारों के। एक हमने टीस्पून ले लिया जैतून के तेल का, एक हमने ले लिया सरसों के ऑयल का, और एक हमने ले लिया दूसरा उसका ऑयल का, और साथ में बादाम का तेल। इन आपने सबको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जहाँ भी आपको चोट लगी, अगर आप इसको थोड़ा सा बर्तन में डाल के गर्म कर लेंगे, नीम गरम जहाँ चोट लगी है आपको वहाँ से आप थोड़ा सा इसको लें, और जो भी आपके जिस्म का हिस्सा है, फर्ज करें जैसे खुदा न खास्ता यहाँ आपके अंगूठे में चोट लग जाती है, मेरा लगी है यहाँ, तो ये आपके यहाँ चोट लगी है, तो आप इसको यहाँ पे लगा के हल्के हाथ से आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको मसाज करना है। ठीक है, आप इसको मसाज का भी एक तरीका होता है, एक टेक्निक
होती है, तो हम जोर से करें, जोर से नहीं करेंगे तो उससे तकलीफ होगी, दर्द होगा, ज़्यादा बढ़ेगा। आप इतने नहीं कि जोर से करें, बल्कि हल्के हाथ से ऐसा मसाज करते जाएं, इससे ऐसा जज़ब हो जाएगा और उसके बाद दर्द खत्म, सूजन भी उतर जाएगी इसके। और दूसरा होता है कि थोड़ी सी मसाज का भी आपने बात की, बता दूं कि फालज में होता है कि हम मालिश करते हैं, दिखाइए मुझे हाथ, जिस तरह हम मालिश ऐसा भी कर सकते हैं, मसाज ऊपर से ऐसे दोनों तरह। लेकिन आम अगर आपको दर्द हो रही है या आपको तकलीफ है तो उसमें आपने सिर्फ ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे मसाज करना है, हल्के हल्के हाथ से, इस तरह ऊपर से नीचे की मसाज करेंगे। इसी तरह अगर आपकी कमर में चोट लगी है, दर्द हो रही है, मसल्स आपके बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया, सख्ती उनमें आ गई, तो वो वहाँ भी आप इसी तरह ही मसाज करेंगे। कमर के ऊपर किसी से ऐसे नीचे की तरफ आप आएंगे, ऐसे मसाज करते हुए ऐसे आएंगे। इसी तरह आप बाजू में अगर लगे, कोनी में या ऊपर दर्द हो रहा है तो ऊपर से आप ऐसे नीचे की तरफ मसाज करते हुए आएंगे। डॉक्टर साहब एक सवाल जो मेरे प्रोफेसर साहब एक्चुअली मुझे बताइए कि हम लोग जब ये इलाज करते हैं फ़ौरन हमें सुकून मिलता है तो हम इसको छोड़ देते हैं, या फिर हम इसको करते रहें, या हफ्ते में 2 दिन करें, 6 दिन करें, दिन में 2 दफ़ा करें, और कितने अरसे तक करें, ये भी ज़रूरी है कि ये पेन चले जाए। हाँ, ये मर्ज़ डिपेंड करता है कि कितना पुराना मर्ज़ हो गया आपका, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि हम वही आपने एक पहले बात की थी कि दर्द होता है, हम गोली खा लेते हैं, पेन किलर पर चले जाते हैं, खाते रहते हैं, मर्ज़ अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। इसी के साथ साथ हमें डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए, बिल्कुल अपने मालिश से रजू करेंगे, क्योंकि दर्द की बहुत सी वजूहात होती हैं। अब आप बात करते हैं आर्थराइटिस की ले लें, तो उसमें ये था कि ज़रूरी नहीं कि उसमें आपकी जो है हड्डियाँ जो है शिकस्त होनी चाहिए, बल्कि किसी जरासीमी मर्ज़ की वजह से भी हो जाता है, आपको लग जाता है। पिछले दिनों आपने सुना होगा बहुत चिकनगुनिया मलेरिया बहुत ज़्यादा है, काम वायरस में, उसकी भी एक वजह होती है कि जोड़ों में आपके दर्द शुरू हो जाता है, तो उसके लिए भी आप इसको बैरूनी तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे इंशाल्लाह जोड़ों के दर्द में कमी होगी। प्रोफेसर साहब थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे आज मिलके, और आप ज़रूर आते रहिएगा हमारे घर, बिजली को बताते रहेगा। ये तेल हम बना रहे हैं, रख रहे हैं कि बिजली इंशाल्लाह बिजली बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर। हम एक ब्रेक लेंगे, कुछ और गेस्ट हैं जो आज हमें ज्वाइन करने वाले हैं, जोड़ों के दर्द के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं, गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, कुछ और डिटेल्स लेंगे और ये तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं ब्रेक्स बीच में आते रहती हैं और ब्रेक्स हमारे शो में लगती रहती हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ठीक है, वो मैं ये क्या ये कैसे मंगाएंगे? रूटीन से तुम निकलो, जो जी में है वो कर लो। रोस्ट और रोस्ट, मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय रोस्ट और रोस्ट। एंड वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं चाय टोस्टर होस्ट, और आज बात हो रही है हड्डियों में जो दर्द होती है उसके हवाले से। इन तमाम बातों पे थोड़ी सी रोशनी डालने के लिए एक ऐसी पर्सनालिटी मेरे साथ है कि ब्रेक के दौरान मेरी इनसे बात हुई थी, और माशाल्लाह एक बहुत ही फ्रेंडली पर्सनालिटी, बहुत मज़े की बातें भी की हमने। ऐसा लग रहा था कि एक दोस्ती हमारी, और बहुत अरसे से हम एक दूसरे को जानते हैं, जबकि अभी मुलाकात हुई है। आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी डॉक्टर रेहाना अली शाह साहिबा से, जो HOD हैं ऑर्थोपीडिक्स, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपीडिक्स इज़ बिग। एंड आज क्योंकि हम ऑर्थोपीडिक्स के हवाले से ही बात कर रहे हैं तो नो बेटर गेस्ट देन हर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, सुबह यहाँ पर आने का बहुत शुक्रिया। पहला सवाल तो हम ये कह सकते हैं कि पूछ सकते हैं कि ये जो हड्डियों का दर्द जो शुरू होता है अब जो यंग जनरेशन में बच्चों में भी शुरू हो रहा है, ये हमारी पॉस्चर की वजह से होता है, ये एक्सरसाइज ना करने की वजह से होता है, और हमारे हकीम साहब ने कहा था ये हमारी ग़िज़ा की वजह से होता है। पहले बताइए। हाँ, देखिए ये जो हड्डियों का प्रॉब्लम है और ख़ासतौर पे जो बैक का प्रॉब्लम है, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व ना, बहुत सी चीज़ें नहीं हो सकती। हाँ, एक चीज़ नहीं है, लेकिन जैसा आपने कहा ना बच्चों में ख़ासतौर पे तो डाइटरी डेफिशिएंसी इज़ मोस्ट कॉमन, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि दूध है, दही है, पनीर है, केला है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि विटामिन डी और कैल्शियम रिच हैं। तो ये हमें शुरू से इसकी आदत डालनी चाहिए, ख़ासतौर पे बच्चों में, क्योंकि ग्रोइंग एज होती है, हड्डियाँ बड़ी हो रही होती हैं और लेंथ गेन हो रही होती है, तो ये चीज़ जो होती है ना, ये तो डाइटरी तो मस्ट है। अच्छा, इसके अलावा जैसा आपने कहा पॉस्चर, तो प्रोफेशनल जो आपका एटीट्यूड होता है ना, मतलब जैसे जो लोग घंटों कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं या सिटिंग पॉस्चर होता है, 9 to 5 जॉब ऐसी है कुर्सी टेबल वाली, तो उनको भी बैक का प्रॉब्लम होता है। मैं भी अपनी बैक ही सीधी कर रही हूँ। डॉक्टर साहब बिजली से मिले, बिजली आज फिसल गई थी केले के छिलके पे। वालेकुम सलाम। डॉक्टर आंटी है जी? डॉक्टर आंटी कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक। आप तो ठीक है, लेकिन मेरा ना हाल खराब हुआ है, ये मेरी कमर जो है ना, कुछ केला खा के ना चित्ता वहाँ फेंक के चले गए और ना मेरा ना फिसल गई, और केला को कुछ नहीं हुआ, मुझे हो गया। मेरी कमर का कोई इलाज तो बताएं। नहीं, आपकी कमर का बिल्कुल इलाज हो जाएगा। मेरा ख्याल है अगर आप केले से फिसली हैं तो सबसे पहले आपको एक्सरे कराना चाहिए, क्योंकि ट्रॉमा की अगर हिस्ट्री हो कमर के प्रॉब्लम के साथ, जैसा कि ये बता रही हैं कि गिरने की वजह से हो, तो एक्सरे इज़ अ मस्ट। उसमें एक्सरे में ये होता है कि हम
प्लेन एक्सरे कराते हैं कमर का जिस हिस्से में प्रॉब्लम हो, और एक्सरे से खासा हमें एक मतलब बेसलाइन मिल जाती है कि भाई कमर में जो है ना कोई मसल्स में तो कोई स्पैज़म नहीं हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा क्या होता है हड्डी में प्रॉब्लम नहीं होता लेकिन कमर के आसपास के जो पट्टे होते हैं ना उनमें अकड़ाव या खिंचाव या उनमें सख्ती आ जाती है। पैरों के बल जैसे फिसलते हैं, गिरते हैं, कुछ होता है तो हमें कमर में सबसे पहले क्यों एक कमर सबसे झटका सा लगता है ना। हाँ, झटका सबसे पहले कहते हैं मेरी कमर या तो कमर क्यों? कमर का इसलिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है क्योंकि कमर में जो होती है ना हमारी समझे जो एक हराम मगज़ जा रहा होता है जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, उसमें से रगें निकल के जो है वो पैरों में और नीचे जा रही होती है, नाफ के नीचे सारा। तो अगर कहीं भी चोट आए ना तो वो एक तरह की समझे कमर की जो हड्डी होती है उसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही है उस पर अगर ज़रा भी वरम, सूजन या दुखन आ जाए तो अगर कमर में चोट लगी होगी ना तो लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि पेन फिर रेडिएट करके पैरों में आ रहा होता है, घुटनों में आ रहा होता है, टखनों में आ रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, पूछिए ना। मेरा सवाल डॉक्टर आंटी आपसे ये था कि ये जो सकरे करा लेते हैं ना। डॉक्टर आंटी क्यों बोल रही हो? फिर क्या बोलूं डॉक्टर साहबा? आज तो मैं तो रिश्तेदारी बढ़ाऊंगी, आपको क्या करना, मेरे तो मल्ले वाले हैं। हाँ। बस सही है, रिश्तेदारी कर लें, डिस्काउंट ले लें। हाँ तो मैं ये कह रही थी डॉक्टर आंटी के वो जो सकरे करा लेते हैं ना उससे उसकी जो शुआएं होती है बड़ी खतरनाक होती है कहते हैं, उससे हमारी बॉडी को बड़ा तकलीफ हो जाती है, मसले मसाइल हो जाते हैं। ये बताया कि गलत है कि सही है? नहीं देखिए, एक्सरे की अगर एक या दो एक्सरे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ इनका बड़ा अच्छा वैलिड क्वेश्चन है। प्रेगनेंसी में हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं। अगर प्रेगनेंसी हो तो हम मतलब जो रेडियोलॉजिस्ट है या डॉक्टर है उसका फ़र्ज़ होता है कि डेफिनेटली फीमेल पेशेंट से हम पूछते हैं, और स्पेशली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है यानी शुरू के जो 2 या 3 महीने होते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में, क्योंकि उससे जो बेबी बन रहा होता है यूट्रस में उसको उसके लिए रेडिएशन, तो ये एक्सरे अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी में। अदरवाइज 1 या 2 एक्सरे से तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। बच्चों को अगर हम ये प्रॉब्लम बच्चों में भी होती है जैसे हमने कहा था, प्रेगनेंसी में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद भी लेडीज कंप्लेन करती हैं कि सिजेरियन हो तो कहती हैं ये सिजेरियन की वजह से हुआ था, मेरे कमर में दर्द हो रही है और ये सिर्फ डॉक्टर साहब का कसूर है जो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट थी। ये सही है गलत है? वैसे तो नहीं, देखिए प्रेगनेंसी में अक्सर पेशेंट्स जो मेरे पास आती हैं वो कहती हैं जी कमर में हमें टीका लगा था, टीका स्पाइनल हाँ। वो एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिससे हम निचली कमर और बदन का जो निचला हिस्सा होता है ना उसको सुन कर देते हैं। तो आजकल ज़्यादातर जो सी सेक्शन है, सिजेरियन जो है वो स्पाइनल में ही होते हैं। तो बास फीमेल्स को ये ऐसा लगता है कि वो कमर में जो टीका लगा था उसके बाद से ये दर्द बैठ गया है, लेकिन ये इससे रिलेटेड नहीं होता। बेसिकली जो रिलेटेड होता है ना कमर का दर्द वो कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। और प्रेगनेंसी या डिलीवरी लेना, दही लेना, बादाम लेना, बिल्कुल, और एक्सरसाइज, क्योंकि जो प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद जो वेट गेन होता है ना, खासतौर पे जो लोअर एब्डोमेन में या थाइस में जो वेट गेन होता है ना उसको रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसकी वजह से जो होता है ना कमर की हड्डी पे बहुत ज़्यादा लोड आ रहा होता है, बहुत वजन आ रहा होता है, और उस मसल्स जो होते हैं, पट्टे जो होते हैं ना वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी खींचते हैं। तो आप देखें कि जो अच्छे बच्चा भी आपसे इतनी कैल्शियम लेता है या खींचता है डेफिनेटली, क्योंकि देखिए अगर प्रेग्नेंट औरत जो है बिल्कुल भी अपनी डाइट में कैल्शियम ना ले, या जो लैक्टेटिंग मदर होती है यानी दूध पिलाने वाली माएँ जो होती हैं, अगर वो बिल्कुल दूध, दही या कैल्शियम रिच डाइट का इस्तेमाल ना करें फिर भी बच्चे की जो वो होती है पूरी हो जाती है। तो होता क्या है कि जो कमर की हड्डियाँ होती हैं आप ये समझ लें कि वो एक तरह का गोदाम है कैल्शियम का, रिच सोर्स ऑफ, तो वो वहाँ से निकल के जो होता है ना बच्चे की हड्डियाँ भी बन जाती हैं, और जो माँ का दूध होता है सारे वो भी कैल्शियम होता है। बच्चा जब बन रहा है अंदर पूरा, तो लेकिन अगर उसको फिर क्या होता है उसको रीफिल करना जरूरी है। बिजली शायद तुम्हारी कमर इसीलिए वो हो गई बेबी के बाद, हाँ, कमजोर हो गई हड्डियां शायद। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे योगी वजाहत हमें ज्वाइन करेंगे और फिर बिजली वो तुम्हें सही वही संभाल सकते हैं, हम नहीं संभाल सकते। वो योगी चाचा आ रहे हैं, योगी चाचा, अल्लाह सबको आज से चाचा, मामू, आंटी, अंकल सबको बना दिया है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, योगी चाचा से मुलाकात करते हैं। योगी चाचा आ रहे हैं, वो तो फिर देखना मेरी कैसी क्लास लेंगे, हर बात थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय टोस्ट। वेलकम बैक। और शो में जो है रौनक आ चुकी है और वो योगी वजाहत की शक्ल में है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहली बच्ची है जो चाचा से पर्दा कर रही है। चाचा से पर्दा कर रही है, डांटना पड़े। योगी चाचा बुला दिया उन्होंने। तुझे डांट नहीं पड़ेगी, मार पड़ेगी, डांट वाली चीज नहीं। हाँ, वैसे मेरी चमड़ी इतनी मोटी है मुझे लगने वाली नहीं है। जी प्लीज
देखो अच्छे अच्छे मेहमान आए हुए, कुछ तमीज़ का मुजाहरा होता है, ठीक है। और कमर क्या वो भूल गई? याद नहीं, याद था मुझे तो वो इसीलिए मैं जज्बात में आ गई थी ना। साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा अच्छा। सबसे पहले तो ये बताइए, अगर हम योगा पे आ जाएं, एक्सरसाइज पे आ जाएं, जो डॉक्टर साहब अभी हमें कह रही थी, आप भी डॉक्टर हैं, हमें ज़रूर बताइएगा, जॉइंट पेन्स में कितना हेल्प करता है एक्सरसाइज? मेरे ख्याल से अगर बड़े मोहतात होकर बात करना पड़ेगी, माहिरीन बैठे हुए हैं। बिल्कुल। देखिए, जॉइंट पेन होते ही उन्हीं लोगों को हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते। सही है, ठीक है। उसकी वजह मैं बताऊँ आपको, अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें जिस तरह बनाया है उसमें हमारी मैकेनिज्म के अंदर मूवमेंट रखी गई है। हाँ, हम बैठे रहते हैं अपने मसल्स को, अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया कि ये जॉइंट जो है कि दर्द के लिए बनाया गया कि कुछ अरसे के बाद यहाँ दर्द हो जाएगा। बनाने वाले ने उसकी एक एवरेज एज जो कि योगा के हिसाब से 120 साल होती है। देखें जरा, आप 120 साल होती है, 120 साल के लिए डिजाइन किया गया है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं, तो आप क्या समझती हैं कि ये 90 साल में खराब है, 40 साल में खराब हो जाएगा? नो, इसकी कोई वजह होगी खराब करने की। जब आप अपने मसल्स को इतना वीक कर लेते हैं कि वो उसकी जो वेट है बर्दाश्त ना करें, तो जॉइंट्स के ऊपर सारा प्रेशर आता है। आयुर्वेदिक तरीका है बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि अगर एक्सरसाइज इसमें की जाए तो एक एहतियात बहुत ज़रूरी है, जिसका लोग ख्याल नहीं रखते। देखा यह गया जिनके जोड़ों में दर्द होता है वो वॉक करना शुरू कर देते हैं। जनाब बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है, वॉक करेंगे, क्योंकि वॉक नहीं की थी तो दर्द हो गया था, वॉक करके सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वॉकिंग अच्छी चीज़ होती है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। एक जुमला मैं कहूँगी, सॉरी आपको इंटरप्ट करें, हरकत में बरकत है। हरकत में बरकत है, तो बिल्कुल आपकी जो उसको कंसाइज मैंने बिल्कुल जितना ज़्यादा आप मोबिलिटी जो होती है ना वो बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको, और वो पाकिस्तान में बहुत हम समझते हैं कि क्योंकि हम शायद सफाई वफाई घर का कर रहे हैं बच्चों, नहीं, दैट इज नॉट एक्सरसाइज। नहीं, जो घरेलू औरतें जो कहती हैं ना कि हम तो डॉक्टर साहब सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, बैठने की फुर्सत नहीं होती, इतना काम करते हैं, वो एक्सरसाइज या वो जॉइंट की मोबिलिटी में नहीं आता। उसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइज। देखिए उसके लिए जैसे इंटरनेशनल उसूल हैं, तकरीबन 10,000 कदम आपको उठाना चाहिए। 10,000 कदम दिन के आपको उठाने चाहिए। बिल्कुल। मेरे ख्याल से एक घरेलू खातून 2,000 कदम से ज़्यादा नहीं उठाती, और वो जो 8,000 कदम बच गए वो मासी उठाती है। और जो 2,000 चल भी लेती हैं तो वो मेरे ख्याल से कहते हैं कि जब चले, अच्छा मैं यहाँ पे थोड़ा सा खड़े होकर दिखा सकती हूँ, दिखा देती हूँ थोड़ा सा। कहते हैं जब चलना चलते तो बैक स्ट्रेट और यूं मतलब कि प्रॉपर कदम उठाएं, तो हमारे हम यूं चलते हैं। वेरी गुड। अगर आप कहें तो मैं भी दिखा देता हूँ चलते कैसे। ये देखिए, चलने का भी एक सही तरीका होता है जिससे आपकी बैक में पेन हो जाता है। डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। और मैं सही चल नहीं मैं सही चल के दिखाऊंगा, इनको नॉर्मल चलाइएगा, इनको नॉर्मल पता चल जाएगा गलत कैसे चलते हैं। ठीक है, देखें उमन जब हम खड़े हों तो खड़े हों, वेरी सिंपल, मैं वहीं से आता हूँ आपके पास। देखिए हमारे पास सिस्टर बड़ी मादत के साथ ये हमारे अपने आयुर्वेदिक उसूल है। वी शेप में पैर खुला होगा तो नी गई, लिहाजा कोशिश करें कि पैरों को सीधा रखा जाए। अच्छा, ठीक है। और चाइना में इसका बाकायदा एहतमाम किया जाता है कि बिल्कुल सीधा कदम उठाया जाए। आपने मॉडल्स को भी देखा होगा, वो सीधी उठाती हैं, वी शेप नहीं उठाती। अगर वी शेप में खड़े हो रहे हैं या चल रहे हैं तो जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है, बेहतर है कि उसको सीधा रखें, अपने आप को सीधा रखें। उसका तरीका भी है कि हाथ साइड में रखें और थोड़ी सी शोल्डर को, हल्का सा शोल्डर को साइड में कर लें, आपकी पोस्चर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगर गर्दन बाहर निकली हुई है तो उसको थोड़ा सा पीछे कर लें। ठीक है, ओके। इसकी मिसाल देखें। उसकी मिसाल ये है कि आप दीवार के साथ खड़े हो तो आपकी हील, हिप और बैक शोल्डर जो है, नेक, ठीक है, तकरीबन दीवार पे हो। ठीक है। उसके बाद जब आप चलें तो एक ये चलने का तरीका है। और देखें आमतौर पे हमारे यहाँ ख़वातीन शोल्डर को ड्रॉप करती हैं, पेट को अंदर करती हैं, हाथ को इस तरह करती हैं, और जब चल रही होती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बुजुर्ग चल रहा है। हाँ। अब यही खातून अगर थोड़ा सा अपने पोस्चर को सही कर लें तो यही वॉक करेंगे तो अच्छा लगेगा। कितना अच्छा लगेगा। कोशिश करें कि आप अपने पोस्चर को सही रखें। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, और वो बड़े वाज़ेह अंदाज में, कि हमने इसमें कोई शक नहीं, हमारी तहज़ीब व तमद्दुन में कुछ अखलाक़ी तकाज़े हैं जिनको पूरा करना है। लेकिन हम बच्चों से जब कहते हैं गर्दन झुका के रखो, तो फिर हमें देखना चाहिए कि सर्वाइकल की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो पोस्चर की वजह से होती है। हमारी बच्चों कह सकते हैं कि नजर झुका के, नजर झुका के रखो, नजर झुका के रखो। क्या बात है, नजर झुकाने में और गर्दन झुकाने में फ़र्क है। मैं सिर्फ एक चीज़ और ऐड करूँगी कि आपने बड़ा अच्छा बताया कि कदम उठाना किस तरह, लेकिन ख़वातीन को खासतौर पर बोलूँगी कि फूंक फूंक के कदम उठाओ। कॉल भी है डॉक्टर्स के लिए हमारे पास, जो कॉल लेते हैं। बेगम शाहिद है टैक्सला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं आप?
जी शुक्र अल्लाह का। जी पूछिए। मुझे डॉक्टर साहबा से बात करनी है। बिल्कुल बात कीजिए। जी जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ। जी मेरी कमर के काफ़ी प्रॉब्लम है, मैं सीधी नहीं हो सकती, हर वक्त पेन होता है कमर में और इसकी वजह से किडनी में भी मसला हुआ हुआ। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि सीटी स्कैन में आया कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है ना उसमें कोई चेंजेस आ रही हैं जिसकी वजह से वो नोकें सी निकल आई हैं। मतलब मुझे ये बताया गया आपकी वजह से किडनी जो है। अंदाज़न इस वक्त कितनी उम्र है आपकी? जी मेरी 48। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ अभी आपको। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। देखिए सबसे पहले तो मैं इनको ये बताऊंगी कि ये जो बता रही है ना कमर में नोकें निकल आई हैं, जो डॉक्टर ने इनको बताया एक्सरे देख के, तो ये प्रॉब्लम हमारी मेडिकल टर्म में इसको कहते हैं और डीजनरेटिव आर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस, या जिसको हड्डियों का भुरभुरापन भी कहते हैं ना। तो इनको एक मशवरा मैं दूंगी कि काइंडली अपना एक MRI ज़रूर करा लें, क्यों मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, क्योंकि MRI से जो है ना वो पता चल जाता है कि कमर क्लियर पिक्चर आ जाती है, क्योंकि एक्सरे में तो सिर्फ आपको हड्डी नज़र आती है, लेकिन MRI सीटी स्कैन इज डिफरेंट। MRI में जो होता है ना उसमें पट्टे, रग, आसपास की जो गोश्त वगैरह होता है ना उसकी भी क्लियर पिक्चर आ जाती है कि कोई डिस्क तो नहीं दब रही, क्योंकि हड्डी के जो कमर के जो मोहरे होते हैं ना उन दोनों के बीच में डिस्क होती है। तो वो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि वो डिस्क मोहरों के पिचकने की वजह से, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है नॉर्मली ये मोहरे तकरीबन स्क्वायर शेप होते हैं, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से ये वेज शेप हो जाते हैं, यानी पिचक जाते हैं। तो जब ये पिचकते हैं तो नीचे जो इनके नीचे जो डिस्क होती है वो उसको हम मेडिकल टर्म में तो कहते हैं प्रोलैप्स हो जाना, यानी समझे अपनी जगह से खिसक जाती है और वो फिर खिसक के जो होती है ना स्पाइनल कॉर्ड पे उसका प्रेशर आता है, तो उसकी वजह से ये कमर में भी दर्द होता है और फिर वो दर्द रेडिएट करके साइड में भी जाता है और पैरों में भी जाता है। तो आई थिंक एक तो इनको अपना MRI ज़रूर कराना चाहिए, दूसरा विटामिन D का टेस्ट ज़रूर करा लें, जो एक 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 का टेस्ट आता है, क्योंकि उमूमन महीने में एक दफ़ा कहते हैं विटामिन D के इंजेक्शन भी लगा लिया करें। हाँ वो टैबलेट्स ले लिया करें। वो लेवल देखते हैं हम लोग कितना है, अगर 30 से कम होता है, मिनिमम 30 होना चाहिए, अगर 30 से कम होता है तो फिर हम रिकमेंड करते हैं कि विटामिन D के इंजेक्शन आते हैं 200,000 यूनिट्स के, तो वो हम रिकमेंड करते हैं कि या तो वीकली या फिर फोर्टनाइट। अच्छा, हमें लगता है जब 48-50 के हो गए तो अब क्या है, अब तो होना ही था, अब तो 4 बच्चे भी हो गए, ये एटीट्यूड जो है ना ये भी हमें ले डूबता है। 48 अगेन शी इज यंग, जैसे सर ने कहा इतनी यंग है। देखिए आपको पता है बाहर के मुल्कों में तो एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि लाइफ बिगिंस एट 40, क्योंकि 40 तक तो आपका जो पहले आप आवारागर्दी कर रहे होते हैं, जिंदगी थोड़ी जी सेटल लाइफ आपकी 40 पे शुरू होती है। तो मतलब एज जो होती है ना, जो क्रोनोलॉजिकल एज है, दैट्स नॉट अ क्राइटेरिया। असल एज वो होती है जो आप अपने आप को मेंटेन करके किस तरह से रखते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ख़ासतौर पे ख़वातीन में जो है ना वो ऑस्टियोपोरोसिस और ये मसले अब तो बड़ी अच्छी दवाएं आ गई, वो हल हो सकते हैं। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो योगी साहब आपसे एक और सवाल है जो ऑलरेडी हम आपसे पूछ रहे हैं कि टेंशन से कितनी हमारी हड्डियों पे फ़र्क पड़ता है, और एक आध एक्सरसाइज भी। अच्छा, जब से डॉक्टर्स आए सुबह से मैंने सोचा कि मैं यूँ बैठूँ, अपनी कमर सीधी रखूँ, तो लग तो बहुत अच्छा रहा है स्क्रीन पे, लेकिन ये कंफर्टेबल तो नहीं है। जब लोग कहते हैं यूँ चलो, तो ये मतलब कि कोई कंफर्टेबल पोजीशन, कंफर्टेबल तो फिर यही है ना कि इस लाइफ को। और बताएं, बहुत शुक्रिया हमारे घर आने का, आज क्या हाल है ना। ब्रेक के बाद मिलते हैं, तब तक मैं ज़रा और कंफर्टेबल हो जाती हूँ। आप मेरा टीवी देखते देखते बिजली को सिखाएंगे, वो क्या क्या? हाँ सिखाएंगे। गर्मा गरम चाय की खुशबू जगाए, चाय टोस्ट और रोस्ट, मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। एंड वेलकम बैक। और ब्रेक के दौरान एक गुफ्तगू हमारी चल रही थी, मैंने अभी डॉक्टर से ये कहा है कि जब आपको कोई दर्द होता है, आपको कोई तकलीफ़ होती है, तो इस वक्त इतने सारे ओपिनियंस होते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता कि वाकई में ये प्रॉब्लम है क्यों। अगर आपको जोड़ों में दर्द है, कौन हमें सिर्फ बता दे कि ठीक है ये आपकी वजह, आप इसको कम कर दें या बढ़ा दें, ये नहीं हम बता सकते। ये है इस मुल्क में वो हर काम वो आदमी करता है जो उसका हिस्सा नहीं है। सही है। आप खांस लें तो आसपास सारे बैठे हुए लोग जो है ना वो डॉक्टर बन जाते हैं। धनिए पुदीने से लेके जनाब उसमें हनी डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो। आप उनसे पूछा करते क्या हैं? मैं इंजीनियर हूँ, वैसे मैं भी इंजीनियर हूँ, लेकिन डॉक्टर भी कहूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि जोड़ों की दर्द की जब बात हो रही है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, उसी में आप कैल्शियम टेस्ट करवा लें, BMD करवाएं अपना। और अगर ऐसा नहीं है तो एक देखिए टोटके नहीं है, बट हमें ये पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेथी के बारे में फरमाया है कि अगर मेरी उम्मत को मेथी के फ़ज़ाइल के बारे में पता चल जाए तो वो उसको सोने के वक्त खरीद लेगी। बिल्कुल, आप समझ लें कितनी बारीकी इसमें दी गई है। मेथी दाने को अगर एक चमचा आप पानी में डाल के रख दें रात भर और सुबह चबा लें
तो वो भी ये दर्द शायद हड्डियां नहीं, इसमें और भी मल्टीपल बेशुमार चीज़ें। तो बजाय इसके कि हम दवाओं की तरफ जाएं, क्यों ना हम अपनी ग़िज़ा से अपना इलाज करें। नहीं, और डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग डायग्नोसिस पे नहीं जाते, टोटके इस्तेमाल करते हैं और फिर एंड ऑफ द डे जब बहुत ज़्यादा, जैसे मैं आपको बताऊं, ऑस्टियोपोरोसिस का एक सिंपल टेस्ट आता है जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में कहते हैं डेक्सा स्कैन। वो इतना अच्छा टेस्ट होता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उससे आपको ये पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में खुदा न खास्ता फ्रैक्चर होने का कितना रिस्क है। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कौन सी एज होती है ये टेस्ट कराने के लिए? देखिए मैं बताऊं, फीमेल्स में जो है ख़ास तौर पे जो यंग एज है उसमें तो विटामिन डी और कैल्शियम के टेस्ट ज़रूरी है, लेकिन 45 और 50 के बाद ख़ास तौर पे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है यानी सने यास को पहुंचने के बाद, तो फिर डेफिनेटली बीएमडी और डेक्सा स्कैन कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें ईयरली कराते हैं या जी साल में एक दफ़ा होता है, एनुअली? नहीं, ये एक दफ़ा आप करा लें तो उसमें आपको पता चल जाता है कि कितना रिस्क है, हड्डियों में कितनी कैल्शियम, मतलब विटामिन डी या ऑस्टियोपिनिया जिसे कहते हैं ना, हड्डियों में कालापन आ रहा है, और हड्डियों में रिस्क कितना है फ्रैक्चर होने का, क्योंकि औरतों में खासतौर पे कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर, हाथ की हड्डी का फ्रैक्चर और ये ह्यूमरस का फ्रैक्चर। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे फ्रैक्चर्स एक दफ़ा फ्रैक्चर हो गए, फिर वो हील हो गए, लेकिन हमने सही से एक्सरसाइज नहीं किया, फिजियो नहीं किया, तो 6 साल बाद दोबारा वहीं पे एक दर्द कहीं जागता है और आप कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने दोबारा कहाँ से आ गया है। तो उसका मतलब ये हुआ कि पहले सही से सॉल्व नहीं हुई थी इशू, या हड्डियाँ कमज़ोर हैं। इम्पॉर्टेंट है ग़िज़ा, कॉल भी आपके लिए जी, ग़िज़ा का इस्तेमाल। लेकिन हम जो चीज़ें एक ड्रिंक पिए जा रहे हैं जो कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक है, खुदा के लिए इसको बंद कीजिए। फिजी ड्रिंक्स बहुत नुकसान, वेरी बैड फॉर बोन्स टू द वर्स्ट। हाँ, क्योंकि वो कैल्शियम, अगर आपने एक कोला की ड्रिंक में अपनी दांत मैं डाल नाम दी नहीं ले रहा, कैल्शियम किलर, लेकिन वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में बहुत ही रुकावट है जो फिजी ड्रिंक्स हैं। आ जाते हैं हम अपने कॉलर के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनुषे। कैसी हैं आप? आज मुझे देख रही हैं बिल्कुल सीधा बैठी हुई हूँ। बैक स्ट्रेट। जी बहुत ज़रूरी है अनुषे, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अभी पिछले दिनों मेरी अम्मी को 10-15 दिनों से प्रॉब्लम चल रही है हड्डियों की। ठीक है। तो उनके साथ ये हो रहा है कि घुटने में दर्द होता है बहुत शदीद, फिर वो दर्द नीचे अंगूठे में चला जाता है पाँव के। अच्छा। फिर वो जगह सूज जाती है, लाल हो जाती है और उसको छू भी नहीं सकते, वो बाथरूम नहीं जा सकते, उस वक्त बिल्कुल अपाहज जैसी, अल्लाह माफ कर, हो जाती हैं। फिर वो दर्द हाथ में आ जाता है, हाथ की उंगली में आ जाता है और उंगलियां नहीं हिल सकती हैं बिल्कुल। ठीक तो ये कैसा दर्द है? और ये बाद लोग गठिया का दर्द बता रहे हैं। हाँ, 10 दिन से हो रहा है। हाँ। लेकिन मैं इनको सजेस्ट करूंगी कि अपनी मदर का ना यूरिक एसिड जरूर करा लें। टेस्ट करवाए हैं हमने, टेस्ट करवाए हैं। अच्छा। ऐसा अभी तो मैं रिपोर्ट नहीं बता सकती, मगर एक चीज है जो बढ़ी हुई, जो 18 होनी थी 52 पे है वो। क्या चीज? कोई मैं इसका मेडिकली अभी तो RA फैक्टर होगा, RA फैक्टर, RA फैक्टर होगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, हम आपको बिल्कुल इसका जवाब भी देते हैं। हाँ, ये जो बता रही है ना जो इनका रेज हुआ है, तो RA फैक्टर का मतलब होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर। वो जो होता है ना वो मतलब 10 और 14 के बीच में होता है, लेकिन ये बता रही है थोड़ा रेज है, तो इसको हम उर्दू में कहते हैं गठिया। तो गठिया वो बीमारी है कि जिसमें समझे आपकी अपनी बॉडी की जो पुलिस फोर्स है वो आपके अपने बदन के खिलाफ काम करना शुरू कर देती है, यानी एक तरह का एलर्जी समझ लें, इम्यून डेफिशिएंसी टाइप। तो वो कुछ ऐसे जर्रे होते हैं जो हड्डी में या जोड़ों में जाके बैठ जाते हैं और फिर वो उसकी सूजन और वरम का मूजिब बनते हैं। तो उसके लिए जो होता है ना फ़ौरन आप बिल्कुल इलाज है। तो RA फैक्टर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आप फ़ौरन अपने, क्योंकि इसकी दवाइयाँ बिल्कुल डिफरेंट हैं, इसमें कुछ ऐसी दवाइयाँ, हाँ बिल्कुल स्पेशलिस्ट के पास जाएं, वो आपको कुछ ऐसी दवाएं रिकमेंड करेगा जिससे ये RA फैक्टर नीचे आ जाएगा। छोड़ देते हैं ऐसी नहीं, ये थोड़ी सी पेन किलर्स ले लें और ये कितना बुरा हो सकता है। इट्स अ क्रिपलिंग डिजीज, यकीन करें, मतलब बेड रिडन हो जाते हैं या व्हील चेयर पे आ जाते हैं लोग। इसमें डी शेपिंग आ जाएगी, छोटे जोड़ जो हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे और हाथ की उंगलियां इतनी बुरी हो जाएंगी। खुदा के लिए ये तस्वुर ज़हन से निकालिए कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ बता देगा। ये जो तस्वुर है ना गलत है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो डॉक्टर का क्या करेगा अगर वो बता देगा आपको प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम का पता होना चाहिए। डॉक्टर को अपना वो वाहिद हमदर्द समझिए जो आपको बहुत बुरी हालत से बचाने के लिए आपको पहले को बता दे। एक और कॉल है, जावेद साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर। बहुत जी मेरी बहन, बहुत अच्छा टॉपिक आपने आज सिलेक्ट किया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी सर, क्या पूछना चाहेंगे? मेरी वाइफ है, उनकी एज है 41 ईयर्स। 41 ईयर्स, ठीक है। और उनके बैक पे जो है जहाँ से रीढ़ की हड्डी खत्म हो रही है वहाँ पर बैठने से बहुत ज्यादा उनको पेन होता है, और जब वो बैठ के उठती हैं खास तौर पर बस से
तो बहुत ज्यादा उनको पेन फील हो रहा होता है और वो टेढ़ा होके उठती हैं या बिल्कुल सीधा उनसे उठा नहीं जाता। तो उसके लिए बताइएगा कि क्या उनको सजेस्ट करें, कौन से टेस्ट उनकी कराए जाएं या देखते हुए अगर डॉक्टर्स कोई सवाल पूछना चाहें, 1 मिनट उनको लाइन पर रखिएगा। आपकी वाइफ की रफली एज क्या होगी? 41। ठीक है मैं समझ गई, थैंक यू। अच्छा इनको देखें, जो मैं समझी हूँ वो ये जो बिल्कुल कह रहे हैं ना लास्ट बोन होती है जिसको टेल बोन कहा जाता है या उर्दू में दुमदार हड्डी की, अगर जहाँ से दुम शुरू होती है तो ये फीमेल्स में बहुत कॉमन है। मेरे पास बहुत ऐसी पेशेंट्स आती हैं क्योंकि वो मेल डॉक्टर्स को दे आर वेरी रिलक्टेंट के वो ज़ाहिर है एक्सपोज करना। तो वहाँ पे अगर इनको दर्द है, ख़ासतौर पे उन्होंने बताया कि बैठ के जब वो उठती हैं तो उसमें पेन होता है, तो उसमें ये होता है कि वहाँ पे एक सूजन और वरम आ जाती है। तो पहले तो मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि एक लोअर स्पाइन का एक्सरे कराएं, लंबोसेक्रल एक्सरे कहलाता है, उसमें वो डायग्नोसिस आ जाती है क्योंकि वहाँ की जो हड्डी होती है बाज़ दफ़ा हॉकी शेप हो जाती है, यानी मुड़ जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है। हाँ तो बिल्कुल, लेकिन ये बाइक से बैठ के भी होती है? हाँ, ये जो होती है ना हार्ड चीज़ पे बैठने से पटरा है, स्टूल है, फ्लोर सिटिंग है, या बहुत देर तक लॉन्ग बाइक वगैरह पे बैठना, या ऐसी पोजीशन में गिरें कि दोनों कूलों के बीच में कोई चीज़ लग जाए। और ये फीमेल्स में बहुत कॉमन, और डिलीवरी के बाद भी होती है उमूमन, यानी अगर लेबर प्रोलॉन्ग लेबर हो, डिलीवरी टेबल पे बहुत देर तक लेटना पड़े, तो इसका बहुत ही सिंपल इलाज है। और पता है औरतें बेचारी क्योंकि ये शर्मो-हया की वजह से और कुछ ज़ाहिर फीमेल डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, तो उसमें मैं इनको ये सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ काइंडली किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से रुजू करें और एक्सरे करवा लें। और वहाँ पे एक इंजेक्शन लगता है, उसी जगह पे स्टीरॉयड का एक इंजेक्शन हम लगाते हैं। उस इंजेक्शन की खासियत ये होती है कि वो पूरा दर्द वरम सूजन जो होता है ना वो चूस लेता है, और उसके बाद 99% केसेस में जो है ना रिलीफ हो जाता है। और कितने ऑफन लगाना होता है? नहीं, जस्ट वन, एक इंजेक्शन। एक इंजेक्शन में मैं बता रही हूँ ना 99% केसेस में रिलीफ हो जाता है। और वरना फिर मैं देखती हूँ कि औरतें बेचारी जो होती हैं ना, वो टायर एक होता है ट्यूब, उस पर बैठ रही होती हैं, गर्म पानी का जैसे हॉट सिट्स बात ले रही होती हैं, या फिर वो जो उनको फिर कब्ज़ वगैरह की भी शिकायत हो जाती है। तो इसमें यह है कि बेस्ट ये है कि अर्लियर द बेटर, यानी जितनी जल्दी प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस। देखें जनरली अभी जो बच्ची ने बात की कि पैर में से नाखून की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमें ये भी देखना होता है, शैटिका ना हो रहा हो, नर्व्स ना दब रही हो, ऊपर के अलग हमारे मामले हाथों होंगे ऊपर। एक जनरल में एक्सरसाइज बताता हूँ 2, ताकि वो अभी भी वो जो बिजली थी वो मेरे ख्याल से चली गई, बिजली चली गई, कॉमन प्रॉब्लम। देखिए मैं एक बड़ी सिंपल एक्सरसाइज दे रहा हूँ जो कि जोड़ों के लिए भी है, बिजली। हाँ, मैं उसको बुला ही लेती हूँ। अगर पैरों में दर्द हो रहा है तो मैं खुदा के लिए आपसे कहूँगा कि एक्सरसाइज डॉक्टर से पूछे बगैर वॉक ना शुरू कीजिए, बल्कि अगर आप सिर्फ इस हिस्से को मजबूत बनाना चाहते हैं तो पैर को उठा के रखें, ताकि आ जाओ, बिजली आ गई, शुक्र है। क्या करूँ? रुक जाओ, मैं अभी बताता हूँ, अभी चेक करता हूँ, ये झूठ तो नहीं बोल रही क्या? अभी पता चल जाएगा। इधर आ जाओ मैदान में ताकि पता चले तुम्हारा। नहीं, मैं अभी सब इधर आओ, मैं एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा। मैं नहीं करती, मैं क्यों नहीं कर रही? जब दर्द हो रहा है तो क्यों नहीं कर रही? नहीं बाजी जी, मैंने ना आज आपसे चूट मारा था। एलर्जी। मैंने आज काम नहीं करना था ना, इसलिए मैंने ये हरकत की थी ताकि आप तुम्हारी हरकत की वजह से इन्होंने मुझको बुलाया था ताकि मैं पुलिस में हूँ, पकड़ सकूँ तुमको। डॉक्टर साहब ये तो ये चलता है, ये तो कॉमन है। पता है एक बात बताऊँ तुम्हें, बिजली तुम्हें भी एक बात बताता हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है ना कभी, तो एक तो यह है कि शुक्र करो, बोलो मुंह से कि अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जब हम ठीक हैं तो ये बोलो कि हम ठीक हैं। अच्छा, ये नाशुक्री है कि उस अच्छी चीज को खराब कर दो। प्लीज ऐसा ना किया करो। पनिशमेंट है तुम्हारी, तुमने अभी एक्सरसाइज करना होगा। चलो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फिर भी चलो कभी अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो गया, क्योंकि आदमी जो बोलता है हो जाता है कभी कभी, तो हो सकता है तुम्हारी कमर में दर्द हो जाए कभी, तो ठीक है, इसलिए कैसे सही करेंगे। एक तो ये हो गया कि जी आप प्लीज जो जिन लोगों के जोड़ों में दर्द है ये एक्सरसाइज जरूर करें, चाहे तो कपड़ा पकड़ के अपने पैर को उठाएं और थोड़ी देर ये होल्ड करें। जब ये होल्ड करेंगे तो थाई मसल्स स्ट्रांग होंगे और नी का प्रॉब्लम खत्म होगा। लेकिन 2 एक्सरसाइज कमर की हैं। एक तो ये कि बैठे बैठे हाथ पीछे ले जाके हल्का सा रिवर्स स्ट्रेच किया करें। जितने भी रिवर्स स्ट्रेच हैं वो कमर के दर्द को बेहतर बनाएंगे। लेकिन हम एक सिंपल एक्सरसाइज कराते हैं जो बहुत अच्छी है। ठीक है, आप कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप पकड़ सकते हो और रुकी रहे, यानी चाहे वो रस्सी में कोई आपने छोटे बांध दिया, कुछ भी चीज़ हो जिसको आप पकड़ सके, क्योंकि मैं खड़े होकर करूँ तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा खड़े होकर। देखिए एक तरीका है हमारे पास, जो दरवाज़ा है ना उसकी हाइट तकरीबन मुनासिब होती है। अगर उसको पकड़ के मैं अपने आप को ढीला छोड़ दूँ थोड़ी देर के लिए तो मेरी कमर ऑटोमेटिकली स्ट्रेच करेगी, लाइट सॉफ्ट। ये सबसे आसान तरीका है, हल्का से स्ट्रेच है। वरना तरीका ये होता है कि नीचे बैठ जाएं और किसी को भी कहें कि हाथ को इस तरह यूं कर ले
तो आपने उसके हाथों में हाथ रखा और हल्का सा अपने हाथ को स्ट्रेच किया। जाहिर बात है हम अपनी बहन बेटी को करेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच तो नहीं कर सकते, ख़वातीन है, लाइट स्ट्रेच करें ताकि जो उनके मोहरे एक दूसरे के साथ दब रहे हैं उनमें हल्का सा खिंचाव पैदा हो। लाइट ये इसका हल नहीं है, ये हल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा ट्रीटमेंट है। क्या बात है, बिल्कुल, जिसमें आप इमरजेंसी दे सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा डॉक्टर की रिप्लेसमेंट नहीं है। कमर के दर्द, हड्डियों का दर्द और न्यूरोपैथिकल पेन, प्लीज़ डॉक्टर को आई थिंक ये तो जब दर्द हो और ये कहानियाँ हो तो डॉक्टर के पास से ज़रूर जाएं। लेकिन हम जैसे लोगों को माशाल्लाह जिनको इतने इश्यूज़ नहीं है, अगर वो यही करना शुरू कर दें तो शायद डॉक्टर की ज़रूरत इतनी ना पड़े। पुराने ज़माने में पता है क्या करते थे? मैं एक ज़माने गवर्नर लाहौर पंजाब को कराता था, डॉक्टर खालिद, जनरल खालिद मकबूल साहब को। उन्होंने पूछा कि क्या ये कमर का दर्द कैसे सही करते? तो मैंने कहा सर आपको याद है गांव में जो चौधरी होते थे उनके यहाँ बड़ी चारपाई होती थी, हम कहते हैं बड़ी वाली चारपाई लाओ, तो बड़ी चारपाई पे उसके पैर बांध के उल्टा लटका देते थे ताकि सर जमीन पे न अटक रहा है, इसलिए बड़ी चारपाई तोड़ दो। ब्रेक लेने जा रही हूँ मैं। बात सुनो, कमर का दर्द के साथ साथ तुम्हारे सर में भी दर्द हो गया। मेरे सर में दर्द नहीं रहा, इसके सर में, उनके सर में दर्द कुछ करें। नहीं होता है मौसम के हिसाब से। जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस जाएंगे, तुम्हारा आखिरी सेगमेंट यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो हमने आज झूठ बोला, तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम डबल काम करोगे। आज मैं तुम्हें 3 बजे तक घर नहीं जाने देंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, आपके कॉल्स भी ले रहे हैं, देखते रहिए। यू विल सी आफ्टर दिस स्मॉल ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक। डॉक्टर आंटी और तो मेरी तरफ से कुछ बोलो, आप कुछ करते मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद आखिरी सेगमेंट हमारा यहाँ पे शुरू हो गया है। डॉक्टर्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, बातचीत उनसे चल रही है। एक चीज़ जिससे और कमर में जो आपकी दर्द शुरू हो जाता है या घुटनों में दर्द होता है, मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा टेंशन और ट्रॉमा अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं, जमा करते हैं। और योगीज़ का तो जहाँ तक मैंने ये पढ़ा है कि कोई एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आपका स्ट्रेस, टेंशन, ट्रॉमा जम के बैठा होता है, फिर उसको रिलीज़ करने के तरीक़ाकार तो हम आपसे सीखेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब पहले आप मुझे बताइए कि हाउ टू डील विद ट्रॉमा एंड वो आपकी हड्डियों पे कैसे असर करता है? देखिए, जैसे आपने बात की ना स्ट्रेस ट्रॉमा, तो आप यकीन करेंगे हर बीमारी जो होती है ना साइकोलॉजिकल से रिलेटेड है, शुरुआत में गई बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होती है। अनलेस एंड अनटिल कोई फ्रैक्चर है या कोई इस किस्म की चीज़ है, लेकिन स्ट्रेस से जो है ना ज़्यादातर बीमारियाँ, इवन डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या फील बहुत करता है हाँ, और मैदे का जो अल्सर वगैरह है, ये सब आपकी थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है। तो एक तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक। मुझे पता है हालात बहुत ख़राब होते हैं, सब होते हैं, लेकिन इवन अगर योगी साहब हमारे यहाँ आते रहते हैं, स्पेशली मंडेज़ को, कि हमारी सुबह पॉजिटिव हो जाए। हाँ, मैं अपनी सोच को ज़रूर ऑप्टिमिस्टिक रखना है, पॉजिटिव रखें, क्योंकि जो होना है वो तो होना है। लेकिन आप अगर इन चीज़ों को, स्ट्रेस जितना आप, मैंने कहते हैं ना, एक मजाक में लोग कहते हैं कि स्ट्रेस लेने की नहीं देने की चीज़ है, लेकिन मैं तो कहूँगी ना ले ना दें। लेकिन स्ट्रेस जो है ना उसको आप, ये आपके अपने हाथ में, आप कितना चीज़ों को किस एंगल से देखते हैं और किस मूड से देखते हैं और कितना लाइटली आप उनको लेते हैं। और कुछ चीज़ें जो है हाँ, अच्छा, दूसरी जो आपने बात की ट्रॉमा, तो ट्रॉमा तो वाकई हमारे कंट्री में ख़ास तौर पे जो लेबर क्लास है उसमें कॉमन है। मेरे पास यकीन करें ऐसे पेशेंट बहुत आते हैं हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में, जो जैसे कोई तीसरी मंजिल से गिर गया, चौथी मंजिल से गिर गया, मजदूर गिर गया, या भारी जो कुली वगैरह टाइप होते हैं कि बेचारे जिनका जॉब ही मतलब काइंड ऑफ जॉब ये है कि वज़न उठाना है, तो उनकी कमर में अगर कोई मोहरों का कोई फ्रैक्चर हो जाए, जो कि लंबर नीचे के जो 5 मोहरे होते हैं, अगर उसका कोई फ्रैक्चर हो जाए ना तो वो बड़ी सीरियस चीज़ होती है, क्योंकि वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही होती है। और अगर स्पाइनल कॉर्ड में वो हड्डी टूट के चल जाए, तो यकीन करें आप, स्पाइनल कॉर्ड एक ऐसी चीज़ है कि जिससे पूरा नीचे का बदन कंट्रोल हो रहा होता है, नाफ के नीचे का, तो उसमें फिर पैराप्लेजिया का चांसेस होते हैं, यानी पैर सुन हो जाते हैं, और जो पेशाब पखाने का कंट्रोल होता है वो लॉस हो जाता है, और उसके बाद यानी मफलूज हो जाती है ज़िंदगी, यानी व्हील चेयर बाउंड हो सकते हैं। तो उसमें बेस्ट ये होता है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा एविडेंट हो, तो अब जो रिसेंट एडवांसेस हैं ऑर्थोपेडिक में वो इतनी अच्छी हैं कि, लेकिन टाइम फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू कांट अफोर्ड टू लूज द टाइम। तो अगर आप सही टाइम पे सही डॉक्टर के पास सही जगह पे पहुंच जाएं, तो वो कुछ ऐसे आला, सही टाइम पे सही डॉक्टर के पास सही जगह सही कीमत में भी पहुंच, हाँ सही कीमत, मैंने आगे सही कीमत में पहुंच, जेब में सही पैसे रख के तो वो जो होता है ना, वो ऐसे हम आले लगाते हैं अंदर कमर के अंदर, मतलब पर्टिकुलर स्पाइन सर्जन्स होते हैं कि वो मोहरों को अपनी जगह सेट करते हैं। बहुत लाइटली लेते हैं सर, ये तो है हर चीज़ में जी। देखो माशाल्लाह, क्योंकि टेक्निकलिटी मेरी बहन ने बता दी, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा, और वो यही बात है कि हमारा लाइफस्टाइल ही का कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला को
कोई तकलीफ दे के कहीं वहाँ से नहीं आती है, हम खुद पैदा करते हैं, वहाँ से ऊपर से शफा आती है। बिल्कुल, वबा हम खुद पैदा करते हैं। अल्लाह सुब्हान ये मंसूब नहीं करना। एक ज़माने में लोग 600 साल भी रह ही रहे थे ना, क्योंकि उन्होंने अपनी चीज़ें खुद ही आगे। तो मैं अगर एक छोटी सी बात कहूँ, स्ट्रेस का कुछ एरिया है, जैसे कि शोल्डर के पास का एरिया है, अगर आप मसल्स हर वक्त स्ट्रेस रहेंगे तो ये मसल्स टाइट हो जाएंगे। अच्छा, जैसे जैसे बॉडी के मसल्स टाइट होंगे जॉइंट के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा। तो जब आप रिलैक्स होते हैं तो एक्चुअली अपने देखो 2 एज होती हैं, एक मस्कुलर एज होती है, एक बोन एज होती है। दोनों एज को मिला के चलना बहुत जरूरी है। अगर मसल्स टाइट हैं तो बोन खींचे अंदर की तरफ दबेंगी और वो प्रेस होंगी। अच्छा, अगर आपकी बोन बढ़ रही है और मसल्स नहीं बढ़ रहे तो एक मुसीबत, और अगर मसल्स बढ़ रहे हैं बोन नहीं बढ़ रही तो दोनों की एज इक्वल होनी चाहिए। रिलैक्सेशन अल्लाह सुब्हान तआला ने नींद क्यों दी हमें? ताकि हम अपना इख्तियार छोड़ दें और गैर इख्तियारी तौर पे हमारी जो हीलिंग होती है वो हो जाती है। और ये जो कहते हैं, मैं तो अब दिन में आधा 1 घंटा सो जाती हूँ दोपहर में। वेरी गुड। तो अब देखो कितनी सिंपल एक्सरसाइज है। अगर आप थोड़ा सा, एक तो ये शोल्डर चला लिया करें और थोड़ा सा अपने आप को हल्का सा इस तरह घुमा लिया करें, तो ये आपके लिए लंबर का एरिया जो बहन ने अभी बताया, L4 L1 से लेके L5 तक, ये आपको रिलैक्स करने का मौका। लेकिन इतनी जल्दी जल्दी नहीं, मैं सिर्फ टाइम की वजह से बता रहा हूं। बिल्कुल एक सिंपल, ये इट्स नॉट अ टोटका, इट्स वेरी पावरफुल एक्सरसाइज। ज्ञान मुद्रा, ये मुद्रा रिलैक्स करता है हमारे न्यूरॉन्स को, ब्रेन सेल्स को। लेकिन अगर इसी ज्ञान मुद्रे को इस तरह कर लें तो ये वायु मुद्रा हो जाता है। जितने भी जोड़ों के दर्द हैं या रेंगने वाले दर्द हैं, उनके लिए वायु मुद्रा कमाल गया। ठीक है। तो जिन लोगों को दर्द है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये करें, बैठे रहें 5 मिनट से लेकर 45 मिनट तक हो सकता है। ठीक है। लेकिन इतना ना करें कि यहीं दर्द होना शुरू हो जाए। इसको दबाना नहीं है, इसको सिर्फ रखना है। मेरी सिर्फ आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं और आपके पास मौका है तो ये चीज़ें कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास ये सहूलत है कि आप प्रोसीजर, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है मेडिकल का, उसको अडॉप्ट करें, तो हम अपनी ग़िज़ा में से कैल्शियम किलर निकाल दें, अपनी ग़िज़ा में दही का इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि खाने के बहुत देर के बाद हम पानी पिएं, जहाँ तक मुमकिन हो सके, कम से कम आधा 1 घंटा, ताकि खाना सही तरह हजम तो हो। अक्सर ये देखा गया है, और मेरी बहन इसकी तस्दीक करेंगी, कि बीमारी की इब्तिदा जो है वो कॉन्स्टिपेशन से शुरू होती है। आज हमने अपने घरों में जो एक अजीब व गरीब काम किया वो मैदे का काम किया। हर चीज़ हम मैदे के खा रहे हैं। हम लाल आटा छोड़ चुके हैं। हमने जब कुदरत की बनाई हुई चीज़ों को छोड़ के अपने लिए चीज़ें बनाई हैं, प्रोसेस, जितनी प्रोसेस फूड है ये नुकसान। खुदा के लिए शुगर को छोड़िए। 3 जहर हैं, सफ़ेद जहर कहलाते हैं योग में, नमक, मैदा और शक्कर। इनको छोड़िए, कम से कम कीजिए। आइए ना, ये आप ले जाइएगा, खा लीजिएगा घर में। बहुत बेहतर। मैं इस तरह की बहुत सारी चीज़ें करता रहता हूं जो देखने में बड़ी। वैसे मैंने भी बड़ी कोशिश की है, मैं ये अपने घरों में पौधे और प्लांट्स वगैरह खा रही होती हूँ, और फिर अब्बू आते हैं, वो कीमे का पराठा खा रहे होते हैं, मैं किसी से शक्ल देख रही हूँ, कहती है ये गलत है। फिर मैं बहुत मादर के साथ एक बात कहूँ, घर में खानों का रिवाज कौन डालता है? बड़े। अगर बड़े ये सोच लें कि हमें हेल्दी फूड लेना है तो बच्चे भी हेल्दी। हाई फाइबर डाइट जो है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जितना ज़्यादा, मतलब जैसे यही है ना, पत्ते वाले यानी सलाद, मेथी, पालक, इन सब में जो है ना, एक तो ये कैल्शियम, विटामिन डी रिच है, और ये मैदे के लिए बहुत अच्छा। उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि ज़्यादातर बीमारियों की जड़ जो है ना, जैसे पुराने हकीम कहते थे, वो मैदे से स्टार्ट होती है। अगर आपका निज़ाम है, हजम सही है ना, अपने आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है और पेट सही है, हाँ, तो फिर आपका दिल सही है। उम्मुल अमराज, हाँ, मर्ज की माँ, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी ट्रू। थैंक यू डॉक्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह आपसे तो मिलके क्या बात है सर। मे गॉड ब्लेस यू, बहुत दुआएं हैं। एंड आपको भी मैडम, थैंक यू सो मच। अब आप आते रहिएगा इंशाल्लाह। डन एंड डन। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपकी हड्डियों में इसके बाद भी अगर दर्द हो तो फिर कहीं ना कहीं हमारा अपना हाथ ही होता है, किसी और का हाथ नहीं होता। तो अपनी सेहत अपने हाथ, भाई अपना ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकात होगी कल के रोज़ 30 मिनट फ़ौरन इसी के बाद। टेक केयर, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं कि संडे हो या मंडे,